बट सीनियर भी हमारे साथ ही चलेगा तो फिर सीनियर किस बात कर रहा हो। तो सीनियर को प्रिविलेज पाथ दिए जाते हैं। हाँ। जो चीज हमारे लिए 2 किलोमीटर है, उसी वही वही सेम डिस्टेंस, वो सेम वेन्यू, उसके लिए मुश्किल से वो 600 या 800 मीटर चलेगा तो उसमें आ जाएगा, क्योंकि वो शॉर्टकट्स ले लेगा। तो वो प्रिविलेज पाथ्स हैं। अगर हमको मैच जाना है तो हमको जनरली ईगल स्क्वाड्रन के बगल से मैच है, बट वो पाथ हम यूज नहीं कर सकते, वो सीनियर का पाथ है। हम पाथ यूज करेंगे जो कि सर्क्यूटस पाथ होगा, घूम घूम के जाएंगे, इधर यहाँ से जाएंगे, फिर लेफ्ट लेंगे, फिर राइट लेंगे, क्योंकि बहुत घूमना पड़ेगा। जबकि है वो बगल में, सामने है, उस मैच से पास कर जाओगे आप कि भाई ये रही मैच, बट वो पाथ यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल घूम के आएंगे फिर मैच में आएंगे। तो जनरली एसआरटी का मैम लिखने का एक तरीका होता है कि आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, जिससे मैम हो पाए आपकी ज्यादा ज्यादा एसआरटी। तो एक पैटर्न है कि कॉमा लगा के एक एक वर्ड उसके एक्शंस लिख दो, बस। कोई ऐसा ग्रामेटिकल एरर नहीं दिखता है उसमें, बस आपके एक्शंस दिखता है। तो मैं मेरा तो ऐसा है कि एसआरटी क्या डिमांड कर रही है मैं उस पर लिखता हूँ। कुछ एसआरटी ऐसी होती है जिसमें आपको सेंटेंस लिखना ही पड़ जाता है कि आपको 1 या 2 लाइन लिखनी ही है, तभी वो कंप्लीट हो पा रही है। और कुछ ऐसा जिनमें सिर्फ अगर 2 वर्ड भी लिख दिया तो भी चलेगा। ओके। तो मैं सेंटेंस भी लिख देता हूँ और वर्ड्स भी लिख देता हूँ। वो वेरी करता है कि एसआरटी पूछी कैसे गई है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं करते हैं। तो एक आधा कोई एग्जांपल हो जाएगा एसआरटी में तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लाइक एक एसआरटी में मैं ये रियल बता रहा हूँ मैम, जो कि मुझसे फिर बाद में कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया था। तो एक एसआरटी थी कि you have your girlfriend and you that your girlfriend want to marry, but your parents are against your marriage. Okay. Then he dash. तो मैंने लिख दिया था बस, इसमें क्या ही है, पेरेंट्स ही तो नहीं मान रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो भी मुझसे शादी करना चाहती है, तो क्या है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। तो मैंने एक वर्ड लिखा, कन्विंस पेरेंट्स एंड मैरी, ये बस खत्म मेरी एसआरटी। बट यहाँ पे उसको ठीक नहीं लगा हो तो उसने मुझसे बाद में क्रॉस क्वेश्चन किए थे, कॉन्फ्रेंस में किए थे, वो मैं बाद में बताऊंगा कॉन्फ्रेंस में। पहले हम वो जनरली एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं उस एसआरटी के लिए। बोलते हैं प्रभव, और वो ऐसा बैकग्राउंड होता है जो कि लगता है कि हाँ इन्होंने क्रिएट कर दिया है। बोलते हैं प्रभव, you are looking smart and you are handsome also, so you might be having girlfriend. No sir, I don't have any girlfriend. तो बोलते हैं, suppose you have a girlfriend and she want to marry you, but your parents are not agreeing and they are against your marriage. Okay. तो मैम so what will you do? तो मैंने कहा मैम sir, if my parents are not agreeing to this marriage then I will not marry. कह रहा प्रभव, she is your girlfriend यार, she loves you. नो मैम, पहले मैंने बोला था कि मैम इफ माई पेरेंट्स आर नॉट एग्रीइंग, तो मैंने वही वाला जो सिंपल शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर कि कन्विंस माई पेरेंट्स एंड मैरी। ओके। तो बोलते हैं प्रभाव तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, किसी भी कीमत पे नहीं मान रहे हैं। तो मैंने कहा देन सर आई विल नॉट मैरी, बिकॉज बोला यार शी इज योर गर्लफ्रेंड, शी लव्स यू यार, तो यू शुड मैरी हर। मैंने कहा सर माई पेरेंट्स आल्सो लव्स मी and they are loving me from last 23 years. So sir, I cannot marry without their permission. तो फिर बोलते हैं यार कि अगर वो तुमको थ्रेट कर रही है कि that she will commit suicide, so then what will you do? Hello friends, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing well. My name is Sheetal Yadav and we are back again with another video. I have a very interesting news to share for the candidates who are preparing for CDS exam. पोस्ट डिफेंस अकेडमी इंदौर इज अबाउट टू स्टार्ट देयर सीरियस बैच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। हमने जर्नली उनके एसएसपी कैंप की कैंडिडेट्स देखे हैं, बट दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर सीरियस बैच, जो कि 2 दिसंबर से शुरू होने वाला है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 4 months. एंड इफ आई टॉक अबाउट द फैकल्टी, दे हैव अ वेरी एक्सपीरियंस्ड टीम विद हैविंग मोर देन 5 years of experience in their respective domain. Along with that, if I talk about the mock test, definitely they are going to conduct subject-wise, topic-wise and full-length mock test to ensure that your preparation is going on time. They are going to conduct a scholarship test. So that is going to be conducted on 25th of November. So make sure you participate. The Google form link and the number details for any query is given in the description box. Coming back to video, we have Prabhav, who have cleared all written defense exam 15 times. Not only this, he has got 3 recommendation, 1 for Indian Coast Guard and rest 2 for Army and Air Force. He even had exposure of Indian Naval Academy. So we have talked about the Ragda stories, the kind of routine he had and the kind of things that he has learned through that experience. He had faced screen out, conference out and whatnot. So definitely you're going to learn a lot from this video. So without any further delay, let's get back to the video.
Hi Prabhav, welcome to the platform. And I'm really excited for this video. Precisely being मैंने अब तक किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू नहीं लिया जिसको आईने का एक्सपीरियंस है, because I have taken 60 to 70 candidates interview and having diversity of background. But आपका जर्नी काफी अलग है. फर्स्टली जो आपने 15 एसएसपी के अटेम्प्ट दिए हैं वो सारे रिटन अटेम्प्ट्स हैं. एंड लोग यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सक्यूज करते हैं कि एनसीसी स्पेशल एंट्री होती तो मुझे अटेम्प्ट्स मिल जाते हैं, या और बीटेक के थ्रू एंट्रीज होती हैं. बट यू डिड बीएससी एंड उसके थ्रू आपने जितने भी अटेम्प्ट्स दिए हैं, चाहे वो एफकेट के थ्रू हो, सीडीएस के थ्रू हो या इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू हो, वो सारी आपने एसएसपी रिटन क्लियर करने के बाद करी है. एंड इट वॉज अ लॉन्ग टेस्टेड पेशेंस जर्नी, बिकॉज इनिशियली स्क्रीन आउट्स आप फेस कर रहे थे, फिर कॉन्फ्रेंस आउट, एंड इन द वेरी लास्ट 3 अटेम्प्ट्स यू आर गेटिंग बैक टू बैक रिकमेंडेशन. तो मुझे ऐसा लगता है प्रभाव, ये जो आपकी पूरी जर्नी है इससे लोग काफी कुछ सीखेंगे. एंड दैट इज द रीजन आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव जॉइंड मी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. यस मैम. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म. और मैम आपके प्लेटफॉर्म से ही मैंने सीखा है, और फिर वापस आके अपना एक्सपीरियंस उसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करने में एक अलग ही खुशी रहती है. तो मैम रियली मैम आई एम फीलिंग गुड टुडे टू शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू. प्रभाव, इट्स इंडीड माई प्लेजर. एंड लास्ट टाइम जब मेरी आपसे बात हुई तो यू वर हैविंग अ जॉइनिंग लेटर फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड एंड यू वर अबाउट टू जॉइन इंडियन नेवल एकेडमी. एंड सच कहूँ तो यस वो मैम. ड्रीम प्लेस है काफी लोगों के लिए. तो मैं थोड़ा आईने के ऊपर थोड़ा ज्यादा एम्फोसिस करूंगी कि आईने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है. यू हैव बीन देयर, यू हैव एक्सपीरियंस दोज रगड़ास, चाहे वो उनकी जो रूटीन का पार्ट हो, चाहे कुछ भी चीज हो, ट्रेनिंग का हिस्सा हो, यू हैव बीन देयर. एंड दैट डेफिनेटली वुड हैव मोल्डेड योर पर्सनालिटी. सो थोड़ा आईएनए के बारे में बताइए कि किस तरह का रूटीन है, किस तरह की लाइफस्टाइल है वहां पे, किस तरह की ट्रेनिंग है. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल एस्पायर टू जॉइन इन नेवल अकेडमी एंड यू आर बीइंग देयर, सो आई रियली वांट टू एब्स्ट्रैक्ट दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट. यस मैम. मैम यस मैम, ऑफ कोर्स मैम, आईएनए इज अ ड्रीम प्लेस फॉर मैनी कैंडिडेट्स. राइट. एंड मेरे लिए भी एक तरीके से ड्रीम ही था कि किसी एकेडमी में पहुंच जाना है, क्योंकि नंबर ऑफ स्क्रीन आउट्स, कॉन्फ्रेंस आउट्स और रिकमेंडेशन मिला, तो फिर ये लगा कि चलो एकेडमी पहुंच जाते हैं. तो मैम जब एकेडमी पहुंचे तो नंबर ऑफ सीनियर्स जो आपके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं और सीनियर्स ऑफिसर्स होते हैं, उनके एड्रेसेस होते हैं. ओके. तो उसमें मैम एक फ्लोटिला कैप्टन थे हमारे, तो उनका एड्रेस था, हम सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे. तो उन्होंने अपने एड्रेस में एक बात बोली कि मैनी ऑफ लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स appear for the examination and SSBs, but only few make to the INA. तो मैम उस वक्त फील हुआ कि हाँ, हमने भी कुछ किया है, तो आके यहाँ बैठे हुए हैं उस ऑडिटोरियम में. बिल्कुल. तो मैम उस समय बड़ा अच्छा लगा कि प्राउड फील हो, चलो हम भी किसी में तो एग्जिस्ट करते हैं. लोग बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो बंदे फौज में नहीं आए, जो ऑफिसर नहीं बने, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट अपने अपने फील्ड्स में अच्छा कर रहे हैं. बट हम यहाँ पे आके बैठे तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा है. तो मैम ये एक बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि मैं वहां जाके बैठा और वो एड्रेसेस मैंने सुने, और वहां पे आईएनए में मैंने ट्रेनिंग की. और मैम आईएनए की ट्रेनिंग लिटरली बहुत हार्ड है. हार्ड इन द सेंस क्योंकि वहां पे एकदम पैक्ड है टाइम, एकदम आपका शेड्यूल जो भी है, हर चीजें एक वे में चलेंगी, उसका एक प्रॉपर टाइम है. और जैसे नेवी है, वो मैम प्रोफेशनल फोर्स है, नेवी हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, यहाँ पे मैम प्रोफेशनलिज्म का बहुत काम है, क्योंकि सारा काम मशीनरी का है. मैन इतना मैटर नहीं करता, बट मशीन ज्यादा मैटर करती है वहां पे, क्योंकि वहां पे मेनली शिप्स हैं, मशीन्स हैं, उनको हैंडल मैन को करना है, तो वो मैन शुड बी वेल ट्रेन्ड. तो मैम आईएनए आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग देता है, एक मिलिट्री ट्रेनिंग देता है, आपको फिजिकल ट्रेनिंग देता है. तो मैम इन तीनों एस्पेक्ट में आईएनए एक बहुत ग्रेट इंस्टीट्यूशन है. और मैम आईएनए का कैंपस मैम बहुत बड़ा है. लाइक बाकी सारी एकेडमीज हैं जो लगभग 800-900 एकर्स में हैं, इवन कुछ 100-1000 एकर्स में है, बट आईएनए का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा है, लगभग 2500 एकड़ का है. तो मैम ये एक अच्छी है कि आपकी एकेडमी इतनी बड़ी है, घूमने के लिए काफी चीजें हैं, ट्रेनिंग के लिए बड़ा बड़ा एरिया है. बट मैम इसके साथ साथ रगड़ा भी उतना ज्यादा हो जाता है. जितनी बड़ी एकेडमी हो जाएगी उतना बड़ा रगड़ा हो जाएगा आपके लिए. तो क्योंकि मैम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है, तो आपको जाना है, वॉकिंग वॉकिंग तो है ही नहीं है. जूनियर टर्म्स के लिए तो वॉकिंग है ही नहीं है, वो सिर्फ दौड़ेंगे. ठीक. और जैसे मैम दूसरी एकेडमी में क्या है, अपन को साइकिल मिल जाता है, जैसे ओटीए हो गया, आपका एयरफोर्स एकेडमी हो गया, एनडीए हो गया, आईएमए हो गया, तो यहाँ पे आपको कैडेट्स को साइकिल दी जाती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाओ. बट आईएनए में नहीं है, क्योंकि आईएनए में आपको सिर्फ और सिर्फ दौड़ना है. दौड़ना है या फिर पैदल जाना है. तो मैम जितनी बड़ी एकेडमी है, तो मेरे स्क्वाड्रन से जाने में अगर एकेडमिक्स क्लास जाना है तो लगभग 2 किलोमीटर पड़ता है. 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में ये कोई भी जगह है जाना है. उसमें मैम स्टेयर्स भी हैं,
डाउन डाउन स्लोप भी है और अप स्लोप भी है, और स्टेयर्स तो हर जगह है। तो ठीक है। स्टेयर्स भी चढ़नी है, दौड़ना भी है, और मैम अकेले तो दौड़ नहीं सकते, फौज का रूल है कि हम्म अकेले कोई नहीं जाएगा। हम्म। स्क्वाट्स में मूवमेंट करना होता है, 4 के स्क्वाट्स या 6 के स्क्वाट्स में। और बिल्कुल। वो स्क्वाट्स ब्रेक हो रहा है, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो हम्म। रास्ते में सीनियर्स खड़े हुए हैं, हाँ हाँ। तो वो आपको वहीं रगड़ने लगेंगे कि स्क्वाट कैसे ब्रेक हो गया तुम्हारा, प्रॉपर मूवमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, सही से दौड़ क्यों नहीं रहे हो। तो मैम ये सब चीजें बहुत ज्यादा है एकेडमी में। और हम्म। जैसे आईएनए में क्या है मैम, प्रिविलेज पाथ का एक कंसेप्ट है। ओके। कुछ पाथ प्रिविलेज हैं क्योंकि मैम साइकिल नहीं है, तो बट हम्म। सीनियर भी हमारे साथ ही चलेगा, तो फिर सीनियर किस बात का रहा हो। तो सीनियर को प्रिविलेज पाथ दिए जाते हैं। जो हाँ। चीज हमारे लिए 2 किलोमीटर है, उसी वही वही सेम डिस्टेंस, वो सेम वेन्यू, हम्म। उसके लिए मुश्किल से वो 600 या 800 मीटर चलेगा तो उसमें आ जाएगा, क्योंकि वो शॉर्टकट्स ले लेगा। तो ठीक। वो प्रिविलेज पाथ्स हैं। अगर हम्म हमको मैच जाना है तो हमको जनरली ईगल स्क्वाड्रन के बगल से मैच है, हम्म बट वो पाथ हम यूज नहीं कर सकते, वो सीनियर का पाथ है। हम्म। हम पाथ यूज करेंगे जो कि सर्क्यूटस पाथ होगा, घूम घूम के जाएंगे, इधर यहाँ से जाएंगे, फिर लेफ्ट लेंगे, फिर राइट लेंगे, क्योंकि हम्म बहुत घूमना पड़ेगा, जबकि है वो बगल में, हम्म। सामने है। उस मैच से पास कर जाओगे आप कि भाई ये रही मैच, बट वो पाथ यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल। घूम के आएंगे फिर मैच में आएंगे। तो ऐसे में हम 3 बार जाना, 3 बार आना, और सेम एकेड्स ओडीटी और शाम की ओडीटी के लिए जाना होता है, तो हम्म लगभग 3 बार वहां भी जाना है। तो हम्म। विदाउट एनी ऑफिशियल ट्रेनिंग में आईएनए में आप लगभग दौड़ लेते हो 10 से 12 किलोमीटर, विदाउट एनी ऑफिशियल जो आपका पीटी परेड होना है उसके अलावा दौड़ना है इतना तो, क्योंकि हम्म। आपको जाना दौड़ के जाना भी दौड़ना है, जाके जो आपको जाना है वो भी दौड़ के जाना है, आना है वो भी दौड़ के ही आना है। बिल्कुल। पैदल चलना अलाउड है ही नहीं है। तो हम्म। ये एक बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी चीज उसमें भी मैम इसको थोड़ा टफ और बनाता है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस, ओके। क्योंकि मैम कोस्टल एरिया है पहली बात तो, हम्म। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, और उसमें भी आईएनए में ह्यूमिडिटी उससे भी नेक्स्ट लेवल है। हम्म। वहां पे अगर अभी बारिश हो रही है तो कहो 2 घंटे बारिश होती रहे, और जैसे ही बारिश बंद होगी तो आपको लगेगा पूरा धूप ही धूप आ गई, सनलाइट पूरा आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और हम्म। उसमें फिर होता है मैम, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, पसीना इतना आएगा कुछ पूछो मत, आप स्वेट ही करते रहोगे। ओके। आईएनए में एक कैडेट जो होगा, वो हम्म। कहीं भी अगर बाहर जाएगा और वापस आएगा तो उसको नहाना जरूर पड़ेगा, क्योंकि वो पूरा स्वेट से भर जाएगा, उसकी यूनिफॉर्म्स होंगी या जो भी रेग होगी वो गीली हो जाएगी स्वेट से, ऐसा लगेगा जैसे ये नहा के आ रहा है। तो उसके बाद आपको नहाना भी पड़ता है, क्योंकि इन्फेक्शन के चांस भी बहुत होते हैं मैम, जितनी ह्यूमिडिटी उतने स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं आपको। बिल्कुल। तो इस चीज को लेके मैम एक कैडेट कम से कम 5 से 6 बार तो नहाता है आईएनए में। ठीक। पसीने से भी नहाएगा, पानी से भी नहाएगा, दोनों से ना हो। और ये सीनियर मेक श्योर करेगा कि आपको नहाए नहलाएं, क्योंकि हम्म मैम अगर आपको कोई इन्फेक्शन होता है, आपका ओवर स्टडी के ऊपर आएगा कि भाई इसको क्यों हुआ, कि बिल्कुल। ऐसा क्यों हो रहा है, कि आपका जो अंडर स्टडी है वो क्यों नहीं हाइजीन को मेंटेन कर रहा है, क्यों अपने केबिन को ठीक से नहीं रख पा रहा है। तो हम्म कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ओवर स्टडी की है, वो मेरा हम्म। टेक केयर हर चीज में करेगा, बिल्कुल। चीजें सिखाएगा भी और बताएगा भी कैसे करनी है। जब नहीं करेंगे तो रिपोर्टिंग भी लेगा, हमारी टेक चार्ज भी करेगा। और टेक चार्ज में मैम रात रात भर भी, तभी स्टार्टिंग के 1 महीने तो मैम आईएनएम हम मुश्किल से 2 या ढाई घंटे सो पाते थे। माय गॉड। इसके अलावा क्योंकि स्टार्टिंग में ऑफिशियल ट्रेनिंग है, फिर हम्म। रात को अनऑफिशियल ट्रेनिंग है जो कि हमको सीनियर बेसिक सिखाएगा, उसमें हमने अगर फॉल्टर किया है हाँ तो हाँ। उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। आई वाज तो अबाउट टू आस्क डिफरेंट यू डिफरेंट अबाउट रिपोर्टिंग, हाँ मैम, ये रगड़ास डिफरेंट टाइप के रगड़ास होते हैं। अगर आप वैसे मेस में आपने कोई फॉल्टर किया, जो मेस एटिकेट्स है उसमें आपने कोई फॉल्टर किया, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई, तो हम्म उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट है। लाइक जैसे हमने स्पून और फॉर्क ठीक से नहीं रख पाया, या फिर उसका एक प्रॉपर वे होता है, या मान लो सीनियर आ रहा है और तुम खा रहे हो, तुमने रुके नहीं हो, उसका वेट नहीं किया है, हम्म। और तो फिर इसके लिए अलग अलग। अच्छा, सीनियर आया नहीं हो, तुम खाने लगे, हम्म विच टर्मर यू आर, तो वहीं से वो स्टार्ट हो जाता है मैम। लाइक उस मैच में क्या होता है मैम, जग्स रखे रहते हैं पानी के, हम्म और मिल्क भी रखा रहता है। हम्म। अब हमने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट में मैम जनरली जूनियर टर्मर को टाइम तो मिलता नहीं है किसी भी चीज के लिए, ना सोने के लिए, ना खाने के लिए, ना पढ़ने के लिए, किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं रहता। बिल्कुल। मैच जाना है आपको, 2 से 3 मिनट में मैच क्लियर ऑफ कर देना है। हम्म। आप 2-3 मिनट में जितना खा पा रहे हो उतना खा लो और निकल जाओ वहां से। तो ठीक ठीक। हमने 2-3 मिनट में जैसे ही अपना पूरा खत्म किया है, हम्म और दूध वूध पूरा खत्म कर लिया, पानी पी लिया, अब बट सीनियर ने देख लिया कि इसने फॉल्टर कर दिया है कुछ, तो हम्म। बगल में आएगा, पूरा आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, आपका स्टमक फुल है, अब आप कुछ नहीं जा सकता। हाँ उस हाँ। फुल स्टमक में मैम आपको वो कम से कम 1 से 2 जो जग होंगे वो पानी पिलवाएगा, क्योंकि मैस में और तो कुछ पनिशमेंट दे नहीं सकते, क्योंकि वहां पे जो उस्ताद रहते हैं, जो मैस में जो हमारे जो स्टीवर्ड्स वगैरह रहते हैं नेवी के, जो खाना हम्म वगैरह परोसते हैं, तो वो भी रहते हैं, साफ पार्टी रहती है।
तो उनके सामने तो ऐसे कर नहीं सकते ये मैथ्स में, क्योंकि ये वो इन्फॉर्म कर देगा ऑफिसर को ये लोग खाना नहीं खाने दे रहे हैं जूनियर टर्मर को। तो फिर वो पनिशमेंट दिखे ना, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है, पानी पिलवाएंगे मैम। दो दो जग पानी पिलवाएंगे, और एक जग में लगभग मैम 5 से 6 गिलास पानी रहता है। माय गॉड। तो मैंने 10 से 11 गिलास पानी पिया है पूरा खाना खाने या नाश्ता करने के बाद। ठीक है। और फिर मेस के बाहर जाके ऐसा लगता है कि अब तो वॉमिट हुई, और हम्म होती भी है। हम्म और इन सब चीजों में अगर लेट हो गए हैं मैच से बाहर निकलने में, हम्म। 8:45 लास्ट, जबकि मैच का जो क्लोजिंग टाइम है वो 9 o'clock का है। ओके। 09:00 मैच क्लोज होगी। हम्म बट फॉर जूनियर्स मैच स्टार्ट होती है 08:30 पे, और हम्म। खत्म होती है 08:45 पे। अनऑफिशियल है ये, लेकिन क्योंकि सीनियर्स के सामने आप बैठ ही नहीं सकते, सीनियर्स करेंगे बाद में आराम से चौड़ में बैठ के नाश्ता। ओके। तो अब आप बाहर उससे लेट हुए, तो हम्म इतना खाना खाने के बाद, इतना पानी पीने के बाद, फिर हम्म आप बाहर अगड़े जा रहे हो, क्योंकि हम्म। वहां एक डीसी खड़ा है, तुम इतने लेट कैसे हो गए? हाँ एकेडमी हाँ। क्लास नहीं जाना है, बस नाश्ता करने आए हो, खाने पीने आए हो एकेडमी, ओह ट्रेनिंग नहीं माय करनी है। गॉड। तो ये सब चीजें चलेगा मैम। तो हाँ। ये सब रगड़ने के बाद बाहर रगड़ा जा रहा है। हम्म बाहर रगड़ने में आप, बंदा इतना खाना खा के आया है, इतना पानी पी के आया है, हम्म। उसके बाद फिर वो रोलिंग करेगा, हेलीकॉप्टर्स करेगा, महाराजा आई बनेगा। इमेजिन। तो वैसे ही खाना बाहर आता है, तो मैच से बाहर निकलने के बाद बहुत से बंदे वॉमिट भी करते हैं, जो खाया वो निकाल भी दिया, मैं अब जाओ एकेडमी क्लास। तो हम्म। सीनियर मेक श्योर करते हैं कि आपका वेट बढ़ेगा नहीं एकेडमी में, ओके। वेट आप लूज करोगे। ठीक। और लगभग मैंने भी मैम 8 से 10 किलो वेट लूज किया एकेडमी में जाने के बाद। मेरा जो लीस्ट वेट जो मैंने अपना मेजर किया था वो 59 kg रह गया था, जबकि मैं एकेडमी गया तो मेरा वेट अप्रोक्सीमेटली 70 kg था। ओके। तो 10 से 11 किलो वजन मैंने भी कम किया एकेडमी में जाके। वो मैं एक्सपेक्ट कर और रही थी प्रभा कि वेट यस लूज मैम, होगा। यस मैम। और आईएनए की ट्रेनिंग में मैम क्या है, प्रोफेशनलिज्म जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा है। हम्म आपको चीजें सीखनी भी हैं, और हम्म चीजें जब आप सीखोगे तभी एक अच्छे ऑफिसर बनोगे। हम्म। क्योंकि आपको मैन भी कमांड करना है, आप जो शिप होता है मैम बहुत कॉस्टली होता है, तो बिल्कुल। उसको भी कमांड करना है, वो सारा कुछ आपके अंदर ही होता है। तो मैम ये चीजें आपको बेसिक से सिखाई जाती हैं। और आईएनए का लेवल बहुत हाई स्टैंडर्ड है मैम। ओके। हम जो कॉम्पीट कर रहे हैं वो अपने एकेडमीज में यहाँ पे कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, कि हम्म हम आईएमए से कॉम्पीट कर रहे हैं एकेडमी में, या एयरफोर्स से कॉम्पीट कर रहे हैं। हम क्या कॉम्पीट कर रहे हैं मैम आईएनए की जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स है, जो हम्म। यूएस के जो इंस्टीट्यूशन है, नेवल इंस्टीट्यूशन है, जो चाइनीज नेवल इंस्टीट्यूशन है, हम उनके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। हमारा कॉम्पिटिशन उनके साथ है, हमारा कॉम्पिटिशन किसी भी अपनी एकेडमी के साथ नहीं है, अपनी फोर्सेस के साथ नहीं है। ओके। और उसको मेक श्योर करता है मैम, आईएनए मेक श्योर करता है। ओके प्रभा, जैसे आपने बहुत सारे डाइवर्सिटी चीजें बताई आईएनए के बारे में। अब यू हैव गॉट द रिकमेंडेशन, पहला जो रिकमेंडेशन था वो इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू मिला था, एंड यस यू सेड कि ये लास्ट कोर्स है जो 6 मंथ ट्रेनिंग पे रहेगा, और उसके बाद 1 ईयर ट्रेनिंग विल बी देयर। सो यस मैम। इंडियन कोस्ट गार्ड की रिगार्डिंग कोई ऐसी चीजें जो कोई कैंडिडेट एस्पायर करता है इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने के लिए उसको पता होनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग इट और बिफोर एस्पायरिंग फॉर इट? मैम लाइक, पहला जो कैंडिडेट्स के लिए होता है कि उनको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है। तो हम्म इंडियन कोस्ट गार्ड मैम कोई डिफरेंट नहीं है, आर्म फोर्सेज इज ऑल्सो द फोर्थ आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड द न्यूएस्ट वन। हम्म क्योंकि बहुत रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, नेवी ने रिकमेंड किया कि एक फोर्स ऐसी होनी चाहिए जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करे, हमारे बिल्कुल। मैरीटाइम एसेट्स को सिक्योरिटी दे। तो इसके लिए मैम इसको बनाया गया था। तो बेसिकली जो कैंडिडेट है उसके लिए कोस्ट गार्ड की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरली जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है वो हम्म उसी पे बेस होता है कि आप क्यों आना चाहते हैं कोस्ट गार्ड में, या फिर कोस्ट गार्ड की क्या चार्टर ऑफ ड्यूटीज है, ये सब मैम जानना जरूरी है। और बिल्कुल। बाकी अगर मैं बात करूं कि एसएसबी में, तो मैम एसएसबी में इतना कोई खास अंतर है नहीं है कि कोस्ट गार्ड का एसएसबी थोड़ा डिफरेंट है या फिर वो टोटली डिफरेंट है, ये हम्म एसएसबी नहीं है। वो हम्म। भी एक एसएसबी है, इसमें भी मैम डीआईपीआर ट्रेंड जो एसएसआर्स होते हैं वही लेते हैं। बट हाँ, बिल्कुल। एक माइन्यूट डिफरेंस अभी चल रहा है, वो ये है कि मैम जो जीटीओ में जो बल्ली फट्टे वाले काम होते हैं ना, जैसे हम्म। पीजीटी एचजीटी वाले, जो रोप वाले होते हैं, जो ग्राउंड में वैसे वाले टास्क होते हैं, हाँ तो हाँ। वो अभी, जब मैंने दिया था तब नहीं थे। हम्म। बट शायद आने वाले बैचेस में वो स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन थे जब हम लोग थे, तो वहां पे वो फैसिलिटी नहीं थी उस सेंटर पे, तो ओके। तब के लिए तो नहीं थे। तो हम हम्म लोगों से वो चीजें नहीं कराई गई, जैसे पीजीटी एचजीटी और सीटी और एफजीटी होता है जो, वो नहीं कराया गया। बाकी सारी चीजें वहां पे थी, सेम प्रोसीजर है, सेम आपका स्क्रीनिंग है, सेम आपका साइकोलॉजी टेस्ट है, सेम आपका जीटीओ है, एक्सेप्ट फॉर दी पीजीटी एचजीटी एफजीटी और सीटी। राइट। और सेम ही आपका पर्सनल इंटरव्यू है, और सेम कॉन्फ्रेंस है, तो ऐसा हम्म कुछ डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, एक चीज और बोलूंगा मैम मैं, कि बाकी सारे एसएसबी आप जाते हो तो जो एसएसबी होता है, फर्स्ट डे एसएसबी टू पार्ट्स में है, लाइक स्टेज 1 एंड स्टेज 2। फर्स्ट डे, दैट स्टेज 1 इज योर स्क्रीनिंग स्टेज, देन द अदर पार्ट इज देयर। राइट। तो मैम स्क्रीनिंग स्टेज मैं बोलूंगा कि आर्मी चले जाओ आप, एयरफोर्स चले जाओ आप, नेवी चले जाओ आप,
तो क्या होता है, जैसे मान लो 60 कैंडिडेट रिपोर्ट किए हैं, तो 60 कैंडिडेट में से एटलीस्ट 20 या 20 से 30 के बीच में ले लेते हैं, वो स्क्रीनिंग इन कर लेते हैं। बट बिल्कुल। मैम कोस्ट गार्ड में ऐसा नहीं है, कोस्ट गार्ड का सीन एकदम उल्टा है। कोस्ट गार्ड में क्या करेंगे कि जब आप पीएसबी के लिए जाओगे, जो इनका स्क्रीनिंग पार्ट होता है मैम, इसको बोलते हैं पीएसबी वो लोग, राइट। प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। उसमें मैम जैसे मैं गया था तब 55 रिपोर्टिंग थी कोलकाता में। तो आउट ऑफ 55 और 56 रिपोर्टिंग थी, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है। तो हाँ। 55 56 में से ओनली 5 बंदे स्क्रीनिंग इन हुए थे। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग का थोड़ा सा लोचा है ओके। कि स्क्रीनिंग में दिक्कत है यहाँ पे, कि स्क्रीनिंग में ऐसा नहीं है कि 50 में से 60 में से 1/3, जनरली एक रेशो होता है आरबी में कि 1/3 या 1/2, ये रहता है उनका। क्योंकि उतनी उनके पास अकोमोडेशन उनकी फैसिलिटी होती है, जो सेंटर्स है अपने पास, एयरफोर्स में हो गया, आर्मी या नेवी में हो गया। राइट। बट कोस्ट गार्ड में ऐसा नहीं है। कोस्ट गार्ड में क्या है, वो जनरली 1/10 ही कर देते हैं। वो 55 में तो 5 इन कर रहे हैं बस। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके। स्क्रीनिंग पार्ट थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू अदर एसएसबी जो कोस्ट गार्ड का है, क्योंकि ठीक। स्क्रीनिंग नहीं होगा तो अदर आपका स्टेज 2 का मतलब ही नहीं है, कितना भी बिल्कुल। प्रिपेयर कर लो आप। राइट। तो ये है मैम। अब इन द सेम वे आईएनए के अंदर इतना टाइम स्पेंड करने के बाद देयर वुड बी अ मेमोरी व्हिच यू चेरिश, सो इज देयर एनी स्पेसिफिक मेमोरी यू वांट टू शेयर विद अस? मैम आईएनए की सारी मेमोरीज ही है, क्योंकि आईएनए आप भूल नहीं सकते कभी। ओके। आप रात दिन रगड़ा खाते हो तो वो कैसे भूल जाओगे आप, आपकी हम्म। ट्रेनिंग इतनी हार्ड हो रही है तो कैसे भूल जाओगे। हम्म। बाकी एक मेमोरी एक अभी थी मेमोरी, हम्म। लाइक जैसे नेवल एकेडमी है, हम्म। और हमारा काम भी जनरली वाटर का ही है, पानी का काम है। बिल्कुल। आपको स्विमिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। हम्म। जनरली मैं अच्छा स्विमर नहीं हूँ, मुझे आती ही नहीं थी स्विमिंग। हम्म। यहाँ पे अगर जाना भी तो वाटर पार्क में ट्यूब लगा के स्विम करके वापस आ गए हैं। ओके। तो जो बॉयज होते हैं, लाइफ बॉयज जो वगैरह होते हैं, तो उनको लगाया और स्विम करके वापस आ गए। बट वहां गए तो स्टार्ट करते हैं स्विमिंग से। तो हम्म। बेसिक स्विमिंग सीखी हम। स्विमिंग का मतलब स्ट्रोक सिखाते हैं। जो नेवल एकेडमी का जो प्रोफेशनल है, हम्म। वहां पे आपको ब्रेस्ट स्ट्रोक सिखाते हैं, अगर आपको नहीं आती। अगर कुछ आता है तो ठीक है, नहीं ओके। आता तो आप ब्रेस्ट स्ट्रोक सीखते हो। तो हम्म। मैम उसके स्ट्रोक्स वगैरह हमने सीखे। फिर हम्म। एक बार क्या हुआ, उसमें बैचेस बनाए जाते कि ये एकदम खराब वीक बैच है, थोड़ा अच्छा है, उससे और अच्छा है। तो सबसे पहले तो वीक में बैच में रहे। हाँ तो हाँ। स्टार्टिंग में मैम जब वीक बैच में हमने थोड़ा सीख लिया, हम्म। तो अब मेरा मन था कि मैं अभी और इसमें रहूं, थोड़ा और अच्छे से सीखूं। बट इंस्ट्रक्टर को लग रहा है कि मैं सीख गया हूं, मैं मकरापंती कर रहा हूं, इसलिए अच्छे बैच अच्छे वाले उसमें ग्रुप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे गहराई ज्यादा है और लैब भी मारना पड़ेगा अच्छा वाला। हाँ हाँ हाँ। और वहां पे थोड़ा सा मतलब डर भी लगता है, और मुझे थोड़ा सा लग भी रहा था कि भाई अभी तो तैरना ही नहीं आता यार, अभी इतने डीप में कैसे जाऊंगा मैं। हाँ हाँ। तो बट इंस्ट्रक्टर ने देख लिया कि मेरा वीक से बहुत अच्छा हो गया है। हम्म। जब मैं वीक से थोड़े वाले ग्रुप ऊपर ग्रुप में गया, तो वहां हम्म। इंस्ट्रक्टर लगा ये इसमें भी अच्छा कर रहा है, तो इसको जो एलिट ग्रुप है उसमें डालो। तो हाँ। बट मैम मुझे अभी मुश्किल से 10 या 12 दिन हुआ है, और हम्म। स्टार्टिंग के जो 5 7 दिन थे तब हमारी वो भी क्लासेस भी नहीं थी हम्म। इतनी, जो स्विमिंग वाली क्लासेस थी अभी अटेंड नहीं हुई, क्योंकि मिस हो रही थी, क्योंकि हम कभी लॉजिस्टिक के लिए चले जा रहे थे या किसी और काम के लिए चले जा रहे थे, तो वो मिस हो जा रही थी। तो अभी 10 12 15 दिन सीख लिया है, और उसके बाद बीच में फिर मैं एसएसबी वगैरह देने चला गया, तो वो मिस हो गया। फिर बाद में लौट के आए तो बोला अब तुम जाओगे एलीट ग्रुप में। मैंने कहा सर मेरा मिस हो गया, मुझे मत भेजो एलीट ग्रुप में। हम्म। कह रहा नहीं तू जाएगा। हम्म। अब उन्होंने उठा के मेरे को फेंक दिया मैम। अब हम्म। जब उसमें फेंक दिया, तैरना आ नहीं रहा है। मैंने कहा सर मेरे को वहीं जाने दो। तो मैम मुझे उसी डी वाटर में उन्होंने स्विमिंग करवाई, लगभग से लगभग 15 20 मिनट में उसी पानी में मैं स्ट्रगल करता रहा। वो निकालते भी नहीं है जब तक उनको लगता नहीं कि ये मर जाएगा अब। तो Oh my लगभग God. मैं उसमें स्ट्रगल करता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। तो ये लास्ट मेमोरी ये थी कि हाँ यार एकेडमी बहुत टफ है, यहाँ पे इतना लाइटली तो चल नहीं पाएगा। बिल्कुल। और ठीक है। 3 4 इंस्ट्रक्टर मिल गए मेरे पीछे कि ये वीक में भी मैं जाना चाह रहा था वापस से वीक में। बट हम्म। वो वीक वाला इंस्ट्रक्टर और उससे ऊपर वाला इंस्ट्रक्टर और एलीट वाला इंस्ट्रक्टर तीनों मेरे पीछे पड़ गए, नहीं तुम तैरोगे तो इसमें ही तैरोगे। और जो सपोर्ट के लिए वो टांगा होता है ना, उन्होंने मैम एक लाइन बांध देते हैं मैम बॉयज की। हम्म। तो मैं उसको पकड़ रहा हूँ, तो वो दोनों एंड से वो बॉयज छोड़ दे रहे हैं, मतलब वो अनटाई कर दे रहे हैं वो रस्सी। तो हाँ मैं हाँ। नीचे बार बार जा रहा हूँ, फिर ऊपर के आ रहा हूँ, फिर स्ट्रगल कर रहा हूँ, फिर बाहर निकल रहा हूँ, फिर मैं स्विम कर रहा हूँ। मैंने कहा सर जाने दो मेरे को, मुझ साइड कर लेने दो थोड़ा और, तो हो जाने नहीं। कह रहा तेरे को आ गया, तू मकरापंती कर रहा है, हाँ जबकि हाँ। ऐसा नहीं था मैम। ओके। तो ये तो सब चीजें तो बहुत चलती रहती हैं। आईने के रिगार्डिंग तो हमने बहुत सारी चीजों पे डिस्कस किया, बट रिटन एक काफी क्रिटिकल पार्ट है जब भी डिफेंस जैसी सर्विसेज के लिए बात आती है, बिकॉज आपको एक स्पेसिफिक एज तक ही आप अटेम्प्ट दे सकते हो।
एंड यस यू मैम। आर बीइंग सो श्योर कि डिफेंस ही ज्वाइन करना है, तो आपने इनिशियली ही अपने अटेम्प्ट्स के अंदर काफी ज्यादा बेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी। यू आर ऑल्सो शेयरिंग कि बाद के अटेम्प्ट्स तो इतना प्रिपरेशन हो जाता है कि आप साथ में एसएसबी की तैयारी भी करते हो, फिर रिटन के लिए भी एग्जाम्स देते हो, तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। बट इफ समबडी इज प्रिपेयरिंग एंड दे आर इन अ इनिशियल अटेम्प्ट, तो सीडीएस के एसोसिएट में क्या सजेशंस रहेंगे कि किस तरह से किसी को प्रिपेयर करना चाहिए? यस मैम। लाइक मैम, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका रिटन हो या इंटरव्यू हो, तो हर की एक स्ट्रेटेजी होती है, और हम्म पर्सन टू पर्सन स्ट्रेटेजी वेरी भी करती है, डिफर भी करती है। हम्म मैम मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी कि लाइक मेरा मैम, जब मैंने डिफेंस के लिए ज्वाइन करने का सोचा था, कि मैं मेरे फैमिली में मेरे ग्रैंडफादर फौज में थे, मेरे हम्म अंकल्स भी हैं जो कजिन जो फौज में है, कजिन ब्रदर्स भी हैं जो कि फौज में इवन सर्व कर रहे हैं अभी, तो मेरा था कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है। हम्म और आर्मी के लिए आपको सीडीएस तो निकालना पड़ेगा, राइट। विदाउट उससे कोई मतलब नहीं है। हम्म और एक और बैकअप ऑप्शन ये था मैम, कि अगर मैं फौज नहीं जा पाई, क्योंकि मैम स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं, हम्म तो अगर नहीं जा पाएंगे तो मेरा था कि मैं सिविल सर्विस के लिए ट्राई करूंगा। तो ओके जैसे मैम मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में मास्टर ऑफ आर्ट्स किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके तो मैम मेरा था कि सीडीएस के लिए भी पढ़ना है, और साथ साथ थोड़ा सा उस साइड भी टच करते रहना है, कि जब मैं उस फील्ड में स्विच करूँ तो एकदम नया ना लगे कुछ। तो मैंने पहले स्टार्ट मैम, जैसे सीडीएस के एग्जाम में 3 पेपर होते हैं, जीएस का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर होता है, मैथमेटिक्स का पेपर होता है। राइट। सबसे पहले मैंने जीएस का उठाया था, क्योंकि मैं अपनी ही बात करूंगा, क्योंकि अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी। हम्म तो मेरा था कि पहले जीएस अच्छा करते हैं, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड से है, तो मैथ्स में इतना दिक्कत आएगा नहीं, सिर्फ स्पीड का बढ़ाना पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिस से बढ़ा लेंगे बाद में। तो जब मैंने 2020 में अपनी ये सब कंप्लीट कर लिया था, अपने सीडीएस अटेम्प्ट्स के लिए पढ़ रहा था, ओके तो पहले मैंने कहा जीएस कंप्लीट करते हैं, और उसके साथ साथ इंग्लिश का तो मैम ऐसा है कि आप ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, ऐसा नहीं कि आप एक दिन एक किताब पढ़ ली फिर नहीं पढ़ो तो बनी रहेगी, ऐसा तो होता नहीं है। तो मैम हम्म इंग्लिश ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, तो उसके जीएस के साथ साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने। और हम्म जीएस पढ़ा कैसे मैम, जनरली मैंने स्टार्ट किया बेसिक से, ओके क्योंकि मैम मुझे पढ़ना था अच्छे से कि बाद में भी कोई दिक्कत ना है। और सीडीएस का जो जीएस का पेपर होता है, वो यूपीएससी का पेपर है मैम। बिल्कुल। सीडीएस यूपीएससी कंडक्ट कराता है, वो अच्छा लेवल का पेपर सेट करती है, क्योंकि मैम इसमें क्या है, बहुत से सीएपी असिस्टेंट कमांडेंट वाले बंदे पेपर दे देते हैं, तो वो कट ऑफ बढ़ा देंगे। हम्म और इवन सिविल सर्विसेज वाले भी दे देते हैं सीडीएस, और जीएस का पेपर देने के बाद वो चले जाते हैं कि बस हो गया, हम तो टेस्ट के लिए आए थे। तो उसकी वजह से मैम यूपीएससी ने इसका लेवल थोड़ा बढ़ा दिया। तो बिल्कुल। मैम उसको कवर करने के लिए मैंने जो पीवाईक्यूज देखे, तो मुझे लगा कि एनसीईआरटी पढ़ना तो बेसिक है। हम्म तो मैंने ज्योग्राफी की मैम 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ी, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगता है। मैंने बिल्कुल। 6 to 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ी थी हम्म स्टार्टिंग में एक बार, 2020 और 21 की स्टार्ट, जब 21 स्टार्ट हो गया तो 20 लगभग खत्म हो रहा था। हम्म तो मैंने ये पढ़ा, अपना ज्योग्राफी खत्म किया, उसके बाद फिर हिस्ट्री मैंने सेलेक्टिव पढ़ी, लाइक जनरली मॉडर्न पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो मैंने बिपिन चंद्रा की जो स्पेक्ट्रम आती है वो हम्म पढ़ लिया था, और प्लस थोड़ी 11 12 की जो एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी वो पढ़ी थी। ठीक है। और पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत में भी सिलेक्टिव स्टडी की थी, क्योंकि बहुत मोटी बुक है, पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीडीएस के लिए तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो राइट। वो पॉलिटी के लिए पढ़ लिया। बाकी साइंस के लिए मैंने जनरली लूसेंट पढ़ लिया था। ओके। जो लूसेंट की जीके बुक आती है, तो उसमें सारा कुछ ही रहता है, इवन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी रहता है। बट हम्म मैंने लूसेंट पढ़ी थी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, ओके। जिससे ये तीनों चीजें कवर हो गई। तो हम्म स्टार्टिंग में जब मैंने अपनी एनसीईआरटीज कवर कर ली, जो बेसिक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, यहाँ से इकोनॉमिक्स में मेरा अभी तक इतना इंटरेस्ट डेवलप हो नहीं पाया, तो मैं उसको हमेशा स्किप कर देता था। ओके। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि साथ में इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो हाँ। आपकी इंग्लिश भी इंक्रीज कर रहा है, प्लस करंट अफेयर्स। बिल्कुल। तो करंट अफेयर्स वहां से कवर हो रहा है। हम्म तो जब एक आपका बन गया है, एक एक पैकेज बन गया है आपका, एनसीईआरटीज का, लूसेंट का, और न्यूज़पेपर चल ही रहा है आपका। तो हम्म मैंने जो स्टडी, बेसिक जो स्टडी की थी, वो मैंने बस 21st में की थी, 2021 में की थी। उसके बाद फिर मैंने रिटन के लिए कोई खास ऐसा एफर्ट नहीं डाला, क्योंकि मेरा जीएस कंप्लीट है ही। हम्म क्योंकि एक बार आप पढ़ लेते हो, भले ही आप उसको रिवाइज ना करो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है वो। आप बिल्कुल। ऑप्शन देखोगे, आपको पता पड़ेगा कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये हम्म मेरा पढ़ा हुआ है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में तो रहता है कि हाँ ये है। और बिल्कुल। उसके बाद मैंने जो अटेम्प्ट दिए 2021 के बाद, चाहे वो एफकेट हो, सीडी, क्योंकि आप अगर सीडीएस के लिए पेपर करते हो तो एफकेट ऑटोमेटिकली हो ही जाता है वो। राइट। तो उसके बाद जो मैंने अटेम्प्ट दिए, तो लगभग मेरे सारे ही क्लियर थे, एफकेट सारे क्लियर थे। हाँ, सीडीएस एक दो बीच में नहीं हुए, क्योंकि कट ऑफ थोड़ी वेरी कर गई और मेरे बाउंड्री मार्क्स आए, तो एक दो नहीं हुए, बाकी क्लियर हुए। फिर मेरे सीडीएस लगभग 5 सीडीएस क्लियर हुए, 7 मैंने वो दिए एफकेट, 7 के साथ एफकेट भी क्लियर हुए। तो ये सब तो मैम
रिटन की प्रैक्टिस मैंने यहाँ से की, और प्लस मैम इंग्लिश के लिए जैसे स्पेसिफिक है, हाँ हाँ। तो वोकैब वाला सेक्शन इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो सीडीएस हो या कोई भी एफकेट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोस्ट गार्ड का भी जो सीडी कैट स्टार्ट हुआ है अभी नया, वो भी राइट। हो। तो मैम वोकैब के लिए मैंने एक जरूर बुक पढ़ी थी एक्स्ट्रा, जिससे मैम, जिसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी है, काफी लोग पढ़ते हैं उसको। मुझे भी राइट। मेरे एक कजिन है, एल्डर कजिन है, उन्होंने सजेस्ट किया था कि अच्छी बुक है, तो मैंने उसको पढ़ा था। तो उससे क्या मैम एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि वर्ड्स का सोर्स कहाँ से, ये कहाँ से बना है, और उससे कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। राइट। तो मैम एक वो बुक पढ़ी, और प्लस इंग्लिश न्यूज़पेपर। हम्म। और बाकी मैम जीएस के लिए जैसे मैंने आपको बताया ही कि सारी एनसीईआरटीज पढ़ ली, प्लस जीएस में क्या मैम करंट अफेयर्स भी आती है। तो हम्म। करंट अफेयर्स का क्या मैंने एक एनालिसिस किया था न्यूज़पेपर का। ये मैम जब आप एग्जाम देते हो ना, तो ये सब चीजें आप करने लगते हो, मैंने बताया ना, स्ट्रेटेजी होती है अपनी, और बिल्कुल। अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि किसको कहाँ पे स्कोर करना है। तो मेरा था कि मुझे इंग्लिश में लेके आना है 65 to 70 मार्क्स, राइट। जीएस में लेके आने हैं 40 to 45 मार्क्स, और मेरे हाईएस्ट मार्क्स जीएस में 49 भी आए हैं एक बार। ओके। बाकी फिर मेरा 35 to 45 के बीच में वेरी करता रहता है। तो हम्म। और मैथ्स में मेरे को लेने आने हैं, क्योंकि 45 to 50 मार्क्स, क्योंकि मैम मैथ्स में क्या है, अगर मेरे को आप मैथ्स में का पेपर दे दो और हम्म। बोल दो तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम है, 5 से 6 घंटा या 4 घंटा है, तो मैम मैं उसको पूरा सॉल्व कर दूंगा, कोई इतना बड़ी बात नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आसान रहते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव होते हैं और लेंथी रहते हैं। राइट। राइट। टॉपिक्स तो वही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, क्योंकि एक मैथ वाला बंदा है, अगर उसका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है तो उसको दिक्कत नहीं होगी, बट मेन थिंग इज स्पीड। तो राइट। स्पीड बढ़ानी पड़ती है। हम्म। तो सीडीएस का पेपर अभी बीच में इतना टफ आ रहा था, इतना लेंदी आ रहा था मैथमेटिक्स का, बंदों के 20 20 25 25 नहीं हो रहे क्वेश्चन सॉल्व। तो बट मेरा था कि मुझे बस अपनी स्पीड बढ़ानी है और हम्म। सिलेक्टिव पार्ट ही करना है, हम्म। लाइक टाइम एंड डिस्टेंस और ये वाले टॉपिक हैं जो स्मॉल टॉपिक्स हैं, उनको चुना है। तो हम्म। उससे मेरे को बस 45 to 50 क्वेश्चन बनाने हैं, और हम्म। मेरे लगभग वो टारगेट पूरा हो जाता था हर बार। तो ओके। और मैथ्स से मैंने सिर्फ स्पीड बढ़ाई, बाकी कंटेंट मुझे पहले से, जब मैथ्स बैकग्राउंड के, तो इतना दिक्कत नहीं आता है, क्योंकि वो 11 9 10th वाली मैथमेटिक्स है और हम्म। कुछ है नहीं है। तो हम्म। मैम वहां से मुझे ये दिक्कत पड़ी नहीं, खासकर मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स की मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की थी पीवाईक्यू से, और हम्म। एक दो बार कोई जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके कुछ स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा लिए थे, बस ये था मैम। और अच्छा। मेन प्रिपरेशन मेरा था जीएस और इंग्लिश को, अगर आप हाथ में लेके चलते हो हम्म। तो मैम ये आपको स्कोरिंग में बड़ा अच्छा करते हैं, हम्म। क्योंकि सेम चीज है, सेम ही चीज से वो पूछेंगे, बस अपडेट आपको करंट अफेयर से करना पड़ता है। तो मैं बताया कि एनालिसिस कर लिया था मैंने पीवाईक्यूज का। और हम्म। सीडीएस में अगर आप एनालिसिस करोगे, अभी करंट ईयर्स का बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैम करंट ईयर्स में यूपीएससी भी बहुत ऊपर लेवल खेल रहा है, तो मैम वो लगभग 1 साल पुरानी वो दे रहा है करंट अफेयर्स। हम्म। तो जब मैंने दिए थे मैम स्टार्टिंग में, तो मैम मैंने नोटिस किया था कि एग्जाम से सिर्फ 2 या 3 महीने पहले की करंट करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, वो भी स्पेसिफिक महीने की। और वो हम्म। मैंने नोट डाउन भी किया था कि किस किस महीने की पूछ रहे हैं। तो मैं 4 महीने की करंट अफेयर्स एग्जाम से पहले वाली अच्छे से पढ़ता था, और कुछ 1 2 महीने की एकदम डीप में पढ़ता था, तो उससे हम्म। लगभग करंट अफेयर्स भी हो जाता था। इसलिए मैम मेरे हमेशा जीएस में 40 to 45 मार्क्स आ जाते थे। काफी और स्कोर है ये तो। इसमें, हाँ, आ जाते थे। मेरा हाईएस्ट मार्क्स जीएस में 49 था मैम, और हम्म। 35 to 40 मार्क्स जीएस में अच्छे माने जाते हैं बिल्कुल। सीडीएस के एग्जाम में। हम्म। और तो 60 to 65 मेरा टारगेट इसका कंप्लीट हो जाता था, इंग्लिश का हम्म। 65 to 70 वाला, और जीएस से कंप्लीट हो जाता था 35 to 45 वाला। हम्म। और मैथमेटिक्स में मैम 40 to 45 मार्क्स मेरे आ जाते थे, तो मेरा काम दोनों के लिए चल जाता था, आईएमए और ओटीवी। मेरी प्रेफरेंस मैम हमेशा से आर्मी थी, तो मैं एयरफोर्स भरता ही नहीं था, ओके। तो यहाँ हो जाता था मेरा। तो इस तरीके से मैम सीडीएस की रिटेन प्रिपरेशन, तो मैम सिर्फ सीडीएस की कर लो तो मैम एफकेट सीडीकेट सारे निकलने लगते हैं, उनके लिए आपको अच्छा। पढ़ना भी नहीं पड़ता। और बिल्कुल। मैंने तो सिर्फ एक बार पढ़ा था, और मेरा मानना ये रहता है मैम कि कभी भी कोई चीज आप पढ़ रहे हो अच्छे से, तो एक बार अच्छे से पढ़ लो कि दोबारा उसको देखने की जरूरत ना पड़े, इवन आपके दिमाग में फिर भी रहती है। तो बिल्कुल। मैंने 2021 में जो भी पढ़ाई की थी, हम्म। उसके बेसिस पे ही मैंने मैम सारे एग्जाम्स जो भी रिटेन एंट्रीज है वही मैंने क्लियर किया। उसके बाद मैम टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि आप एक विसीएस साइकिल में फंस जाते हो। एक बिल्कुल। का रिटेन आ गया तो दूसरे का आप एसएसबी देने जा रहे हो। अरे। जब जब आपका वो एसएसबी खत्म हो रहा है, तो आपकी फिर से एक साइकिल आ गई कि आपको दोबारा से रिटेन आपके आ गए, तो आपको हम्म। इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है। मैं कई कई बार तो सीधा सीधा एसएसबी से लौट के सीधे एसएसबी सेंटर, वो रिटेन सेंटर गया हूँ एफकेट के, कि भाई सीधा पेपर लिखना है। हाँ मेरे को हाँ। याद है कि मैं गुवाहाटी से 11 फैब को मेरी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, और मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, और 12 नवंबर या 12 नवंबर को, हाँ हाँ। वो 12 फैब हाँ। को मैंने अपना 12 फैब को अपना एफकेट रिटर्न दिया है, ग्वालियर आके, गुवाहाटी से ग्वालियर आके। ओके। गुवाहाटी से ग्वालियर आना बहुत डिस्टेंस है मैम, तो हाँ हाँ। फ्लाइट ली, रात को आया, सीधा आए, बस बैग हाँ। ड्रॉप किया घर पे, ब्रश करके सीधा एग्जाम देने पहुंच गए। तो हम्म। इसमें क्या ही प्रिपरेशन होगी। तो ऐसा बहुत से बहुत कैंडिडेट करते हो, हर बार करना पड़ता है, क्योंकि आप
एक साइकिल में फंसे हो, एक का रिटर्न, दूसरे का एसएसबी, फिर एसएसबी, फिर रिटर्न, रिटर्न एसएसबी, यही करते रहते हो। हम्म। और मैम 3 साल में फर्स्ट अटेम्प्ट से 15 अटेम्प्ट, या हम्म। 4 साल में कैसे आ गए हैं स्टार्टिंग से, पता ही हम्म। नहीं पड़ा है। मुझे हाँ आज भी लग रहा है कि मैंने अभी जर्नी स्टार्ट की हो, अभी इतनी जल्दी 15 अटेम्प्ट हो गए। हाँ और हाँ। वो भी मैम तब रियलाइज हुआ जब आपने मुझसे पूछा था कि कितने अटेम्प्ट हो गए, कि यार 15 अटेम्प्ट हो गए अभी। बिल्कुल प्रभव। जैसे अभी आपने रिटर्न के बारे में बात करी तो दो तीन चीजें जो मुझे दिमाग में स्ट्राइक कर रही है। एक अच्छा रूटीन होना बहुत जरूरी है। चाहे वो आप स्टार्ट कर सकते हैं यस मैम। अच्छी वर्कआउट से इन द मॉर्निंग एंड बिफोर यू स्लीप। एक प्लान आउट होना चाहिए कि नेक्स्ट डे आप क्या करने वाले हो, किस तरह से आप रिवीजन करने वाले हो, या किस सेगमेंट में आप सिलेबस को बांटने वाले हो। एंड आई वुड रियली रिकमेंड कि कोई सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से एनालाइज करे एंड उसको एक हफ्ते का टाइम दे इनिशियल प्रिपरेशन में कि अगर हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहा है तो मॉडर्न से कितना आ रहा है, मेडिवल से, एशियंट से। एंड अच्छी तरह क्वेश्चन के टाइप को बाइफिकेट करे बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट बायोलॉजी तो बहुत स्पेसिफिक एरियाज, वायरसेस हैं, डिजीजेस हैं, ये पर्टिकुलर सेगमेंट से क्वेश्चन आता है। तो इट विल सेव योर टाइम। सो वेदर इट्स एनी बुक लाइक ओसवाल बुक और एनी प्रीवियस बुक, you will get previous year papers on internet. You can recommend, I mean, you can get it printed and analyze them properly. सीरियस के एग्जाम के पैटर्न में कुछ कुछ चीजें और भी हैं, जैसे वो कई बार ओनली लिख देता है, नॉट लिख देता है। तो यस इवन मैम। इफ यू नो द आंसर, जल्दबाजी में गलतियां हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक हल्का सा चेंज हो गया है। एंड इस तरह के जो चेंजेस करके सीरियस अपना थोड़ा सा लेवल अप कर लेता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से एनालाइज किया है, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को एनालाइज किया है, तो डेफिनेटली इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिकॉज प्रभाव, यू ऑल्सो नो, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है तो एक कैंडिडेट्स के दिमाग में एक डर भी रहता है कि एफकेट क्लियर कर लेंगे बट सीडीएस को लेके थोड़ा सा नर्वसनेस हमेशा रहता है। बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन कवर्ड बाय यू। कमिंग टू द एसएसपी प्रभाव, it is a long journey and you have seen a lot of screen outs in the initial attempts. तो मैं थोड़ा सा स्क्रीनिंग पार्ट पे डिस्कस करना चाहूंगी यस कि मैम। क्या रीजन लगता है कि कैंडिडेट स्क्रीन आउट होते हैं। बिकॉज अ ह्यूज चंक ऑफ कैंडिडेट्स गेट स्क्रीनड आउट और बहुत कम कैंडिडेट स्क्रीनिंग होके और स्टेज 2 टेस्टिंग को फेस कर पाते हैं। तो क्या रीजंस लगते हैं कि कैंडिडेट स्क्रीन आउट होते हैं। एंड आई रियली वांटेड टू डिस्कस ईच एंड एवरी स्टेप जहाँ पे आपको लगता है, चाहे वो ओआईआर हो, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू यू कैंडिडेट्स कमिट मिस्टेक और यू माइट हैव डन एनी मिस्टेक। यस प्लीज। मैम इस जैसे एसएसबी मैम 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, एंड एसएसबी 5 दिन का प्रोसीजर होता है। तो हम्म। मैम जो स्टेज 1 है वही आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है। हम्म। अगर आप वो क्लियर नहीं करोगे तो आप स्टेज 2 पहुंच ही नहीं पाओगे, जो आपकी क्वालिटीज है वो आप दिखा नहीं पाओगे। बिल्कुल। तो मेन जो मैंने फील किया, जैसे मैंने मेरे नंबर ऑफ स्क्रीन आउट है, नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस आउट है, और नंबर ऑफ रिकमेंडेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि 3 तो हो ही गए हैं। हाँ हाँ। तो जो मेरे स्क्रीन आउट्स हैं मैम, हम्म। स्टार्टिंग में मेरे 3 स्क्रीन आउट्स लगातार, फिर उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस, उसके बाद फिर 3 स्क्रीन आउट। हम्म। तो ये है मेरे 6 स्क्रीन आउट है लगभग, 3 स्क्रीन आउट, फिर एक कॉन्फ्रेंस, फिर 3 स्क्रीन आउट, फिर हम्म। उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस मेरी 5, हम्म। उसके बाद फिर 3 रिकमेंडेशन बैक टू बैक। ओके। तो मैम स्क्रीनिंग में जो मैंने चीजें सीखी हैं खुद से ही, और हम्म। जो मैं दूसरों कैंडिडेट्स को देखता था उनसे, तो हम्म। मैम पहला जो टेस्ट होता है स्क्रीनिंग में मैम, ओआईआर टेस्ट होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग जो टेस्ट होता है। उसमें अ, 2 सेट्स दी जाती हैं बुक्स में। वो बोल। हाँ। 50, कोई भी नंबर ऑफ सीरीज जो उनके होते हैं, तो मुझे जनरली जैसे लास्ट टाइम अभी 53 54 मिला। हम्म। तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं ईच बुक में। तो राइट। ओआईआर टेस्ट एक में बेसिक रीजनिंग टेस्ट है, और वो मुझे लगता है कि हर बंदा सॉल्व कर ही लेता है जब कोई एग्जाम क्लियर करके जा रहा है, और चाहे हम्म। ना क्लियर करके जाए। तो हम्म। वो क्लियर, उसको सॉल्व करना एक आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि आप उसको पूरा सॉल्व करें और कंप्लीट करें उसे। क्योंकि हम्म। मैम अगर आपका ओआईआर टेस्ट खराब हो जा रहा है, पहला आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए कि यार मेरा ओआईआर खराब हो गया, पहला बिल्कुल। ही टेस्ट था वो खराब हो गया, तो आपका राइट। कॉन्फिडेंस लूज हो जाए कि आप नहीं कर पाए यार अच्छा। हम्म। अगर आप ओआईआर अच्छा कर देंगे, तो हम्म। ऐसा है कि आपको ये लगेगा कि यार मैंने ओआईआर तो कर दिया, ये हम्म। वो भी तो पार्ट ही है। तो मैं, बिल्कुल। मेरा तो स्टार्टिंग में था कि ओआईआर अच्छे से सॉल्व करना है और पूरा करना है। हम्म। बट इसके बाद जो मैम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आजकल जो हो गया है, वो हम्म। है आपका मैम पीपीएनडीटी, पिक्चर परसेप्शन और डिसीजन टेस्ट जो है आपका। राइट। वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैम। उसमें क्या है, स्टोरी लिखनी है आपको, फिर हम्म। आपको वो स्टोरी पहले तो देखनी है, उस स्टोरी को ऑब्जर्व करना है, मेन है इट इज ऑब्जर्वेशन टेस्ट। वो राइट। बोलते हुए स्टार्टिंग में इट इज ऑब्जर्वेशन टेस्ट, और आपको ऑब्जर्व करने के बाद फिर एक स्टोरी बनानी है। राइट। तो उसको तीन, और सबसे बड़ा दिक्कत जो मैम पीपीडीटी में है वो मैम टाइम प्रेशर, टाइम बाउंडेड है मैम। उसको एक 5 मिनट की एक्सरसाइज है, हम्म। जिसमें आपको देखना है, समझना है, नोट डाउन करना है, लिखना भी। बिल्कुल। तो एक सबसे पहले मैम यहीं पे एक मेन फोकस यही होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन का। हम्म। ऑब्जर्व करो चीजों को अच्छे से, उसके बाद फिर उसको लिखो। हम्म। अगर आप ये कर लेते हैं ना, तो इसमें क्या है आपका मैम, जब आपने उसको ऑब्जर्व करने के बाद लिखा, हम्म। उसके कैरेक्टर्स लिखे,
और उसका मूड लिखा, फिर आप एक एक स्टोरी पे पहुंचते हो कि भाई ये बना सकते हैं हम, कोई भी स्टोरी है। तो जब आपने उसके रिलेटेड एक स्टोरी लिख दी है, तो अब जब आपने स्टोरी लिख दी है, तो दूसरा है आपका डिस्कशन टेस्ट, बट डिस्कशन से पहले है नरेशन। तो एक स्टोरी राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए स्क्रीनिंग में, कि आपने स्टोरी क्या लिखी है, क्या आपकी थीम है, पहली चीज। दूसरी चीज, उस स्टोरी में आपके एक्शंस हैं उस थीम को कंप्लीट करने के लिए, जो भी आपने थीम चूज किए। मान लिया आपने कोई फार्मिंग की थीम है, कोई एग्रीकल्चर की आपने फोटो देखी, और उसमें आपको वो स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो मेन चीज किसी भी काम को करने के लिए होते हैं एक्शंस। तो राइट। आपने उस स्टोरी में अपने एक्शंस क्या इंक्लूड किए हैं, ये होता है। और फिर आपका आउटकम क्या आ रहा है। तो जब आपने ये तीनों चीजें अपनी स्टोरी में राइटिंग में लिख दी हैं, और तो फिर आपको ये लगे कि हाँ मैंने राइटिंग पार्ट अच्छा कर लिया है। बिल्कुल। उसके बाद फिर आप जब जाएंगे, आप अपने उसका जो नेक्स्ट स्टेज होगा, लाइक डिस्कशन टेस्ट है। तो डिस्कशन टेस्ट में हम लाइक 3 असिस्टेंट बैठेंगे, आपका पूरा ग्रुप बनाया जाएगा, सेमी सर्कुलर वे में आप बैठेंगे, अपनी राइट। अपनी स्टोरीज नरेट करेंगे। तो दूसरों की स्टोरीज भी नरेशन सुनना है, और अपनी स्टोरीज को थोड़ा दिमाग में रखना भी है कि मुझे क्या क्या बोलना है। और एक दो बार नरेशन से पहले अपनी स्टोरीज को एक बार अपने माइंड में एक बार रिवाइज भी कर लो। बिल्कुल। पूरी वर्ड टू वर्ड मत करो, क्योंकि जनरली हम जब वर्ड टू वर्ड अपनी स्टोरीज याद कर लेते हैं ना मैम, और एक दो वर्ड स्किप हो जाता है, हाँ तो हाँ जनरली हम पूरा स्टोरी ही भूल जाते हैं कि हमने हाँ। रट्टा मारा था, 2-3 वर्ड छूट गए तो वो खत्म हो गया। हम्म जनरली आप सीक्वेंस याद करोगे, पहले ये था, उसके बाद 3-4 ये एक्शन थे, उसके बाद ये आउटकम था। तो हम्म। ये सब करने के बाद जब हम नरेशन वरेशन कंप्लीट कर देते हैं, बिल्कुल। तो मैम उसके बाद डिस्कशन वगैरह होता है। तो हम्म। जब डिस्कशन ये सब हो जाएगा, फिर एक कॉमन कंक्लूजन आ जाएगा, वो नॉर्मल एक है, तो वो आने के बाद फिर आपका स्क्रीनिंग का रिजल्ट होता है। तो मैम बिल्कुल। ये सारी प्रोसीजर में जो मुझे फील हुआ, जब हम्म मैंने ये चीजें सीखा स्क्रीन आउट के बाद, जब मैं कॉन्फ्रेंस, जब मैंने अपना पहला स्क्रीनिंग देखा, उसके बाद लगातार स्क्रीन आउट देखे, फिर स्क्रीनिंग इन देखे, तो मुझे एक कंक्लूजन ये मिला कि अगर आपका नरेशन और आपका ग्रुप डिस्कशन अच्छा है, तो आप स्क्रीनिंग में इन हो ही जाएंगे। और बिल्कुल। नरेशन में ऐसा होना चाहिए कि आप अगर एक बार स्टार्ट किए हैं, हम्म। तो अब वो लास्ट में ही जाके जब रुके तभी थैंक यू बोलें, उससे पहले बीच में नहीं। मतलब स्टोरी भूल गए या फिर ये, तो मैम एक गलत इम्पैक्ट बनाता है, क्योंकि वो असेसर आपकी क्वालिटीज नहीं जानता, और चीजें आपके बारे में नहीं जानता, सिर्फ वो आपको आपके बोलने से सिलेक्ट करता है। तो कम से कम ऐसा तो बोलो कि वो आपको सिलेक्ट ही कर ले। तो राइट। उसमें ये रहता है कि एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, तो फिर वो खत्म एंड पे जाके होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए। और फिर डिस्कशन में एक, जैसे ग्रुप डिस्कशन है, तो उसमें ग्रुप को आगे बढ़ाना है, अपनी चीजें नहीं थोपनी कि मैंने ये बनाई तो यही स्टोरी बना देते हैं, यही कॉमन कर देते हैं, ऐसा तो नहीं करना होता है, राइट। क्योंकि एसएसबी इज अ ग्रुप टेस्टिंग। हम्म। चाहे वो कुछ भी हो आपका, तो हम्म। ग्रुप में ही आपको लीड आगे बढ़ाना है, ग्रुप को आगे बढ़ाना है, तो उसमें अपने अच्छे पॉइंट्स देने हैं कि भाई ग्रुप में ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, फिर अपनी एक कॉमन स्टोरी ऐसे बना सकते हैं। राइट। तो जनरली वो रिपीटर्स बैच में तो बनती नहीं है कॉमन स्टोरी, क्योंकि इतनी सारे ओपिनियंस होते हैं, वो बन नहीं पाती है, बट फिर भी बन जाती है आजकल, क्योंकि ठीक। समझदार हो गए हैं आजकल के रिपीटर्स। मैम मेरा जो मानना है, जो स्क्रीनिंग का जो पार्ट है वो मैम, अगर आपका नरेशन अच्छा है और आपका डिक्शन अच्छा है, तो हम्म। मैम आप स्क्रीनिंग हो जाएंगे। और हम्म। मोस्टली जो रिपीटर्स हैं मैम, वो उनका नरेशन हम्म। और ग्रुप डिस्कशन, यही हम्म। दो चीजें होती हैं जिनमें वो पार्ट अच्छे से करते हैं, क्योंकि थीम्स तो मैम वेरी करती हैं। बिल्कुल। अगर कोई ऑफिस थीम है, तो कोई उसको स्टडी बना देगा, कोई उसको अपनी कंपनी बना देगा, कोई उसको लेबोरेटरी बना देगा, तो थीम्स कैन वेरी वेरी। पर्सन टू पर्सन में। राइट। बट नरेशन तो आपके हाथ में है। हाँ हाँ। नरेशन भी उसी टेस्ट का पार्ट है। अगर आपने अपना नरेशन अच्छा किया है, तो हम्म। आप स्क्रीनिंग हो जाएंगे, और फिर बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन में पार्ट लेना है। बस बिल्कुल। बात है, बस ये इतना करना है, फिर आप स्क्रीनिंग में, जो कि तो मैंने सीखा है मैम। मैं यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी। सबसे पहले OIR। सो इसमें यस मैम। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आई हैव सीन यस कैंडिडेट्स मैम। जो इनिशियल अटेम्प्ट में जाते हैं कि वो अटेम्प्ट ही नहीं करके आते इन द फियर कि दे कुड बी अ नेगेटिव मार्किंग। सो मेक श्योर यस दोनों मैम। को सेट वर्बल नॉन वर्बल के मिलते हैं, उसको आप कंप्लीटली परफॉर्म करें एंड OIR को अंडर एस्टिमेट ना करें, रेगुलर प्रैक्टिस में रखें। रीजनिंग बहुत वैसा लगता है यस मैम। आपकी जो PIQ के अंदर ऊपर OIR रेटिंग का एक कॉलम दिया जाता है, तो वो अगर कॉलम नॉट दिया जाता है है इसमें। तो दे आर जजिंग यू। सो इट्स ऑलवेज यस गुड मैम। प्रिपेयर। एंड वन मोर थिंग मैम, कि आपको शेयर करना चाहूंगा कि इलाहाबाद में जब मेरा सीडीएस वाला अटेम्प्ट था, मेरा लगभग पहला सीडीएस था, जब मैं 2022 में जो मेरा एसएसबी था, ठीक है। तो उसमें क्या था मैम, नंबर ऑफ कई कई बार क्या होते हैं, जो टाइम बोलते हैं कि 30 मिनट्स देंगे, हाँ बट हाँ। कई बार ऐसा उस टाइम को कर्टेल कर देते हैं, देते नहीं है उतना। हम्म। तो मैंने क्या किया था कि मेरे मुश्किल से अभी 20 क्वेश्चन सॉल्व हो पाए, और अभी बचे हैं 30 हम्म। और बोल दिया एंड में कि ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। तो हम्म। अब 5 मिनट में 30 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसे हाँ। आपने बताया ना कि खाली नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हम्म। जनरली वो पहले ही बता देते हैं कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यू कैन सॉल्व एज मेनी एज क्वेश्चन, बट हम्म। डोंट गेट स्टक ऑन एनी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ये सब चीजें सारी ब्रीफिंग दे दी जाती हैं।
और हम्म। एक्सेस बड़े अच्छे से ब्रीफ करते हैं। तो बिल्कुल। मुझे पता था कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जो कि ऑलरेडी मुझे पता ही था, एसएससी ने भी बता ही दिया है। तो हाँ। मैंने जितने मैंने कर लिए उतने ठीक है, फिर 5 वर्ड मैंने सिर्फ गोले भरे, क्वेश्चन देखे ही नहीं, सारे गोले भर दिए, बस खत्म। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैम। 30 बिल्कुल। क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन भी नहीं देखे, गोले भर दिए बस। हम्म। और उसमें मैं स्क्रीनिंग इन हो गया था मैं। ओके। फिर जो मैंने बताया कि पहला कॉन्फ्रेंस के बाद 3 स्क्रीन आउट, तो वो 3 स्क्रीन आउट के बाद वहीं मेरा फिर स्क्रीनिंग इन हुआ था। और हम्म। वहां पे मैम सीडीएस है, वो लास्ट बैच था। तो अच्छी रिपोर्टिंग थी, ओनली 25 बंदे स्क्रीनिंग इन हुए थे जो ठीक है। कैंडिडेट्स थे, लगभग 100-110 की रिपोर्टिंग थी। ओके। और क्योंकि वो लास्ट बैच था, उसमें सारे एब्सेंटी वेब्सेंटी सारे ही आ गए थे उसमें फिर। हम्म। तो 120, लगभग 110 या 120 में से सिर्फ 25 बंदे स्क्रीनिंग इन हुए थे। तो हम्म। वहां पे मैं स्क्रीनिंग भी हो गया था और उसमें मुझे लगता है कि ओआईआर ने रोल प्ले किया था, क्योंकि बिल्कुल। ओआईआर जज यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि हम्म। कितने बंदे छोड़ रहे हैं क्या नहीं कर, बट मैंने उसको पूरा अटेम्प्ट कर दिया, बाकी ये नरेशन वरेशन अच्छा दे दिया, तो मैं वहां पे स्क्रीनिंग हो गया था। तो ओआईआर का मैम डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रोल है, और बिल्कुल। उसको पूरा ही करना चाहिए हमेशा। नहीं भी आ रहा तो भी गोला भरना है यार, भर दो, क्या दिक्कत है, नेगेटिव तो है नहीं है। राइट। स्पेशली यस ये मैम। जो गलती करते हैं वो फ्रेशर्स लोग करते हैं, बिकॉज इतना अवेयरनेस यस होता मैम। नहीं है और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से नहीं सुनते हैं। सेकेंडली, यस मैम। जब पीपीडीटी के अंदर जब हमें पिक्चर दिखाई जाती है, प्लीज यूटिलाइज दोस 30 सेकेंड ऑन जस्ट ऑब्जर्विंग द पिक्चर। एंड राम यस श्याम, मैम। दो तीन मेन कैरेक्टर जो नेम हम रखते हैं, प्लीज हैव वैरायटी ऑफ, यस मैम। चाहे वो टीएटी के अंदर हो, चाहे वो आपके पीपीडीटी की आप स्टोरी लिख रहे हैं। दिस अ गैप, जब हम लिखने के बाद, जब हम हॉल के बाद जो जहाँ पे सिटिंग एरिया होते हैं वहां पे हम जाते हैं, उस टाइम पे किसी से ना बात करके अपनी स्टोरी को मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करोगे, तो एक तो अपनी स्टोरी पे कॉन्फिडेंस आएगा, एंड वो स्टोरी एक अच्छा खासा आपको ना पूरा लेआउट पता रहेगा कि आपको बोलना यस है। मैम। एंड जब सिटिंग होता है तो मैंने काफी सारे कैंडिडेट्स को देखा है कि नर्वसनेस के अंदर बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस पर भी आप ध्यान दें, जैसे पैरों की मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, आगे पीछे मूवमेंट होना शुरू हो यस जाता है, मैम। हाथों के जेस्चर्स बढ़ जाते हैं, या हम बहुत जल्दी बात करते हैं या हम थोड़ा धीरे लहजे में बात कर रहे हैं। तो उन यस सब मैम। चीजों की प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है, और ऑब्जर्वेशन होनी बहुत जरूरी है। यू कैन डू द मिरर प्रैक्टिस, यू कैन ट्राई फोन से रिकॉर्ड करके ये सब चीजें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं प्रभाव, आपको नहीं पता चलता है, बट आपके लेटर अटेम्प्ट्स में आपने उन चीजों को ऑब्जर्व करके इम्प्लीमेंट किया है। डेफिनेटली नरेशन डिस्कशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैम, नरेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस ओनली। जो आप घर पे अगर करके जाओगे, वही जैसे आपने बताया ना कि फोन में रिकॉर्डिंग करके, तो मैंने ये प्रैक्टिस की थी। ये ओके। मैंने नरेशन के, इस नरेशन के लिए भी की थी और लेक्चरेट के लिए भी की थी। हम्म। उससे आपको पता पड़ता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप कितने फास्ट बोल रहे हो, कितने धीमे बोल रहे हो। तो ये बिल्कुल। चीजें तो मैम इंपॉर्टेंस रखती हैं। हाँ हाँ। ये तो आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि आपको रिवाइज करनी होती है स्टोरी, तो आप हम्म अपनी स्टोरी रिवाइज कर सकते हो उस खाली टाइम में। हम्म। क्योंकि जनरली आजकल 3-4 ग्रुप होते हैं, तो ज्यादा टाइम मिलता नहीं है। तो बट जितना भी मिल रहा है उसमें अपनी स्टोरी दूसरों से डिस्कस मत करो, क्योंकि आप बिल्कुल। डिस्कस करने लग जाओ, उसको तुमको लगे यार उनकी ये थीम है, मेरी ये थीम नहीं है, तो पहले ही आप नर्वस हो जाओगे। तो जब बिल्कुल। तक आप स्क्रीनिंग इन नहीं हो जाते, तब तक आप दूसरे से ज्यादा बात मत ही करो, तो मैं ज्यादा सजेस्ट करूंगा। क्योंकि उसमें आप क्या है, वो आपको के ऊपर प्रेशर बना देगा। कोई होगा उसमें रिपीटर, बहुत हम्म। बड़ा रिपीटर, फिर उसमें कोई पीआर होंगे बहुत अच्छे वाले, 5-5 4-4 बार रिकमेंड वाले होंगे, हाँ वो हाँ। मेरिट आउट होके बैठे होंगे। तो हम्म। उनसे तो बात ही मत करो, क्योंकि वो आपको डरा देंगे एज अ फ्रेशर अगर आप होंगे तो। बिल्कुल। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप अपने काम से काम रखो और अपनी स्टोरी अच्छे से रिवाइज कर लो खाली टाइम में। हम्म। और नरेशन के वक्त प्रॉपर एक लाउड एंड क्लियर आपकी वॉइस होनी चाहिए। डरना वरना है नहीं है, क्योंकि वो भी एक एसएसएल ही है, हम्म। इंसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बिल्कुल। भी उसी टेस्ट प्रोसीजर से ही गए हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये बहुत अच्छे हैं, या हम्म जो मेरे बगल में बैठा है ये बहुत अच्छा बोल देता है। हमें अपने एक काम से मतलब है। हम्म। और अपनी जो नरेशन है वो अच्छे से देनी है। अगर आपने मैम नरेशन अच्छा दे दिया, हम्म। तो आप अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर लेते हो। और बिल्कुल। एक बार ग्रुप इन्फ्लुएंस हो गया, तो कई बार आप देखोगे कि वो नॉमिनेट इसलिए कर दें कि दैट ही इज अ गुड स्पीकर, लेट्स नॉमिनेट हिम टू नरेट आवर कॉमन स्टोरी, तो ये भी हो जाता है। तो राइट। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। हम्म। प्रभाव, स्टेज टू टेस्ट की जब मैं बात करूं तो साइकोलॉजिकल टेस्ट कम्स प्रायर, और एफलेट यस के मैम। अंदर जाते हैं तो इन द सेम डे शाम को साइक टेस्ट होता है, नहीं तो अगले दिन मॉर्निंग में यस मैम। सेकंड डे पे होता है। तो साइक टेस्ट यस ऐसी मैम। चीज है जो हम पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है तो कहीं ना कहीं चीजों का हमारा ऑब्जर्वेशन कैसा है वो काफी मायने रखता है। तो आई रियली वांट टू कवर इट इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वे, साइक टेस्ट को। यस बट मैम। आपकी ऑब्जर्वेशन यस कैसी मैम। रही है साइक टेस्ट को लेके, चाहे वो टीईटी हो, डब्ल्यूएटी, एसआरटी हो, एसडी हो, एंड आप यस मैम। स्टोरी जब आप बनाते हैं तो आप किस तरह के एक्शंस को ऐड करते हैं या किस तरह से उन चीजों को प्रोसेस करते हैं, तो थोड़ा उन सब चीजों के बारे में बताइए। यस मैम। मैम स्टेज 2 से पहले जो बंदे स्क्रीनिंग इन हो जाते हैं, जो लोग स्क्रीनिंग इन हो जाते हैं, तो वो स्टेज 2 के लिए फर्दर रुकते हैं 4 दिन, बाकी सब रूट बैक हो जाते हैं। राइट। तो मैम स्टेज 2 स्टार्ट होने से पहले एक बहुत ही क्रूशियल जो चीज होती है वो होती है एसएसबी में, हाँ जो हाँ। कि होती है पीआईक्यू फिलिंग।
Absolutely. एंड पीआईक्यू इज द बेस ऑफ योर सेकेंड स्टेज। Mm-hmm. अगर आपने खराब किया है तो फिर Mm-hmm. ये समझो आपका एसएसबी में रुकने का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। Right. क्योंकि आपकी जो पीआईक्यू फिलिंग है उसी पे आप जज होगे। Mm-hmm. क्योंकि एसेसर आपको पर्सनली तो जानता नहीं है, Uh-huh. पर्सनली उसके पास आपका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। बट Mm. पीआईक्यू फिलिंग इज द इम्पोर्टेंट पार्ट इन होल एसएसबी में। Right. चाहे वो आपका साइक हो, चाहे वो आपका जीटी हो, चाहे वो आपका पर्सनल इंटरव्यू हो। और साइक के लिए तो पीआईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बाकी दो असेसर से पर्सनली भी मीट करोगे, मिलोगे, आप उनसे बात करोगे, बट Right. साइकोलॉजिस्ट के पास आप नहीं जाओगे। साइकोलॉजी के लिए आपका पीआईक्यू बहुत ज्यादा मैटर करता है। Right. तो पीआईक्यू मैम आपका सारा जीवन का होता है कि आपने स्कूलिंग, आपकी हॉबीज, स्पोर्ट्स, क्या क्या एक्टिविटीज में पढ़ ले, सभी कुछ होता है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आप कहाँ से हैं। तो Right. बेसिकली उसमें सारी चीजें इंफॉर्मेशन होती हैं। Mm-hmm. और साइकोलॉजी में वो देखना क्या चाहता है, साइकोलॉजी वही होती है ना जो हम इतने टाइम से हमने लाइफ जी है, हमने Mm. अपनी लाइफ कैसे जी है, Right. कैसे हमने अपनी लाइफ को अच्छा बनाया है। तो यही सब चीजें साइकोलॉजी में वो देखना चाहता है हमसे। तो हाँ. जब आपका पीआईक्यू में ये सारी चीजें आप लिखोगे कि मैंने भाई गेम्स खेला है, मैंने अच्छा कैड्स किया है, वो Mm-hmm. चीजें आपकी ऑटोमेटिकली टीएटी में, डब्ल्यूएटी में और एसआरटी में आएंगी। लाइक जनरली जो मैंने किया था, जैसे मेरे 5 कॉन्फ्रेंस आउट हैं Mm-hmm. और उसके बाद मेरे रिकमेंडेशन, तो मैंने अपना पीआईक्यू को बहुत अच्छे से देखा कि मेरे पीआईक्यू में है क्या क्या, Mm-hmm. और मैं इनसे रिलेटेड कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, या इनके रिलेटेड इस पीआईक्यू के बेस पे मैं अपने साइकोलॉजिस्ट को कुछ बता पा रहा हूँ अपने बारे में, या नहीं बता पा रहा हूँ। Right. मेन वही होता है कि आप अपने पीआईक्यू के थ्रू अपने साइकोलॉजिस्ट को क्या बता रहे हो, अपनी स्टोरीज या अपने सेंटेंसेस या अपने एसआरटीज के थ्रू या अपने एसडीज के थ्रू। Right. तो मैम जनरली यही करना होता है। टेट में 12 स्टोरीज हैं, Mm-hmm. 12 पिक्चर आपको दिखाएंगे, और उसमें एक बोल भी देते हैं कि 11 पिक्चर्स दिखाएंगे, एक ब्लैंक स्टोरी है जिसमें आपको खुद से लिखना है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब वो हमारे बारे में जानना चाह रहा है। तो Right. मैम टेट में मैंने जो किया था वो ये था कि मैं अपने बारे में लिखता था जनरली, कि Mm-hmm. मैंने क्या किया। मान लीजिए कोई प्ले ग्राउंड का सीन है, या Mm-hmm. फिर कोई कोर्ट का सीन है, मान लो कोई वॉलीबॉल है, तो मैं अपनी स्टोरी यही लिखूंगा कि मैंने वॉलीबॉल, जैसे मैं अपने पीआईक्यू में लिखता है कि मैं क्रिकेट, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स में पार्ट लेता हूँ, ये 3 चीजें मैं अपने स्पोर्ट्स में लिखता हूँ, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। तो ठीक. अगर कोई चीज है ग्राउंड वाली है, कोई लड़का दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैं Mm-hmm. उसमें लिखूंगा अपने बारे में कि एक ऐसा ऐसा लड़का है, और Mm-hmm. उसने रनिंग स्टार्ट की थी, उसका पैशन था वो, Mm-hmm. उसको दौड़ना अच्छा लगता था। फिर जैसे मैंने एक दो स्कूल में पार्ट लिया था रनिंग में, और कॉलेज वॉलेज में, और प्लस जैसे अभी नोवाइसिस मैंने भागी थी, उसमें भी मेरा सेकंड इंक्लूजर लगभग था। Mm-hmm. तो उसके बेसिस पे मैंने अभी एक स्टोरी जैसे मैंने अभी देखी थी लास्ट अपने एसएसबी में, कि उसमें था एक रनिंग का था, तो मैंने अपने क्रॉस कंट्री का पूरा जो सीन, मैंने जो भी अपने एक्शंस किए थे कि क्रॉस कंट्री के लिए प्रिपरेशन कैसे की, उसमें लाइक एक्शंस इंक्लूडेड होते हैं कि हमने, हमारे सीनियर्स ने हमको बताया है कि डाउन स्लोप पे कैसे दौड़ना है, अप स्लोप पे कैसे दौड़ना है, और Mm-hmm. बीच एरिया में कैसे दौड़ना है। तो ये सारे एक्शंस मैंने उसमें इंक्लूड किए। हाइड्रेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रनिंग रनिंग के लिए, क्योंकि आपको वरना क्रैम्प्स पड़ जाएंगे। तो बिल्कुल. उसके लिए हाइड्रेशन किया, अपनी प्रोटीनियस डाइट पे फोकस किया, प्लस Mm-hmm. फिर प्रैक्टिस की अपने साथ, अपने कोचमेट के साथ, और फिर Right. मैं पार्ट लिया और अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि आपको नोवाइसिस अपनी जीतनी है। हर Mm-hmm. स्टूडेंट का ये होता है, तो अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि अपनी स्टूडेंट कैसे जीते, और Mm-hmm. फाइनली वो अब हमारी स्टूडेंट जीत गई। तो इसमें क्या है मैम, मैंने अपनी एक स्टोरी बनाई, इंट्रोडक्शन दिया कि फलाना फलाना एक कैडेट है, वो आईएनए में पोस्टेड है, वो ट्रेनिंग कर रहा है, और Mm-hmm. उसके यहाँ नोवाइसिस है, बट उसको पहले, अब मेरे पीआईक्यू में ऑलरेडी दिख रहा है कि एथलेटिक्स में मैंने स्कूल में भी पार्ट किया है, कॉलेज में भी मैं थोड़ा बहुत दौड़ा हूँ, और Mm-hmm. यहाँ भी आईएनए में भी दौड़ रहा हूँ। तो Mm-hmm. मेरे से रिलेट जरूर हो रही है वो स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल. और मैंने उसमें एक्शंस क्या क्या इंक्लूड किए हैं जो कि मैंने रियल लाइफ में किए हैं उन चीज को, कि Mm-hmm. भाई लेग स्ट्रेंथनिंग किए हैं हमने, Mm-hmm. प्रैक्टिस किया है रन के लिए, ये सारी चीजें मैंने उसमें इंक्लूड किया है। तो एक प्रॉपर थीम के साथ, प्रॉपर एक्शंस के साथ ऐसे स्टोरी बन जाती है, और फाइनली में आउटकम जो होता है एक अच्छा आउटकम होता है। बिल्कुल. तो इस तरीके से मैम पीआईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइक टेस्ट में। तो Right. पीआईक्यू आपके इंक्लूजन होगा बहुत सी चीजों को, तो वो आपके उसमें दिख जाएगी। बट Mm-hmm. ऐसा भी नहीं होता कि 12 की 12 स्टोरी हम अपने पीआईक्यू से लिख देंगे, क्योंकि जनरली हर बंदे ने हर काम नहीं किया होता है। Exactly. ठीक है, अब जैसे कोई ऑफिस का सीन है, तो मैं तो ऑफिस गया ही नहीं कभी, लैपटॉप वाले ऑफिस तो मैं कभी गया ही नहीं, तो वो Mm-hmm. मेरे लिए कुछ दूसरी स्टोरी बन जाएगी। मैं कभी अपने लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, या कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, तो Mm-hmm. पर्सन टू पर्सन वो वेरी कर जाएगा। लाइक मेरा साइकोलॉजी टेस्ट की जो बुकलेट डोजियर होगा, वो Mm-hmm. किसी दूसरे कैंडिडेट से बिल्कुल डिफर करेगा, क्योंकि मेरा पीआईक्यू डिफरेंट है, उसका डिफरेंट है, बिल्कुल. उसकी लाइफ डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है। तो Mm-hmm. इसमें वो वेरी करना चाहिए मैम वो। बिल्कुल. अगर वेरी नहीं करेगा तो सेम हो जाएगा, रट के आया तो हमने लिख दिया यार कि ऑफिस गया था, एक प्रोजेक्ट पे काम किया, एक अच्छा रिजल्ट आया और लिख दिया, खत्म।
तो फिर मैम रटी रटाई स्टोरी हो जाएंगे। जनरली मेरा मानना है कि आप रटी रटाई स्टोरी मत लिखो, बिल्कुल। क्योंकि रटी रटाई स्टोरी लिखोगे असेसर्स को पता है कि रट के आया है, पुरानी थीम है, रट के आया है, कोई उसमें नया कुछ नहीं है। तो राइट। अगर आप अच्छी स्टोरीज लिखोगे, अपने अपने से रिलेटेड स्टोरी लिखोगे, तो मैम वो काम जरूर करेगा। राइट। और लाइक ब्लैंक स्टोरी होती है एक मैम, लाइक 11 स्टोरीज तो जैसे मैंने बताया कि एक रनिंग सीन हो गया है, जैसे मुझे जो आया था लास्ट में, या फिर एक बोटिंग सीन हो गया, या फिर और भी जो कई सारे सीन्स हो गए, फार्मिंग का हो गया, लाइक एग्रीकल्चर है मैम। तो मैम एग्रीकल्चर में मैम मेरे फादर जो है इंटरेस्टेड है, काफी इंटरेस्टेड है, वो जॉब के साथ जो एंसेस्टर एग्रीकल्चर लैंड है उस पर ध्यान देते हैं, तो मुझे चीजें उनके उनके थ्रू पता पड़ती रहती हैं। प्लस थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मेरा भी डेवलप हो गया है उसमें। तो ओके। मैं न्यूज़पेपर में भी जब कोई एग्रीकल्चर का सेक्शन होता है तो मैं उसको जरूर पढ़ता हूँ कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है। तो वो थीम मिल जाती है हमको। जनरली एग्रीकल्चर में लोग क्या करा देते हैं, मॉडर्न फार्मिंग करा के खत्म कर देते हैं। बट वो मॉडर्न फार्मिंग किस वे में हुई, अभी नया क्या चल रहा है, अगर हम अपनी स्टोरी में कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड भी डाल पाएंगे ना, जैसे कोई, अब एग्रीकल्चर तो मैंने किया नहीं है, बट फिर भी वो लिखनी तो है ही ना, वो आपकी पीआईक्यू से तो होगी नहीं, खेती तो आप कर नहीं रहे हैं। तो बट आपने कहीं तो पढ़ा तो होगा उसके बारे में, कुछ तो जाना होगा। तो जैसे न्यूज़पेपर में एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सी न्यूज आती ही रहती हैं, तो स्कीम्स आती हैं। उनसे मैम बिल्कुल। वही वहां से आप थीम पिक कर सकते हो। हम्म। प्रॉपर थीम तो आपको देगा नहीं है, बट हाँ। वो थीम्स एग्रीकल्चर रिलेटेड आप वहां से कुछ एक्शन पिक कर लोगे, कुछ हम्म। नई जो टेक्नोलॉजी आई होगी वो पिकअप कर लोगे, और हम्म। वो जाके आप अपने स्टोरी में लिख दोगे, तो ये चीज हो जाएगा मैम। तो राइट। यहाँ से ये अगर चीज आप अपने टेट में इंक्लूड करोगे, टीएटी में इंक्लूड करोगे, तो हाँ। मैम ये चीजें बेनिफिशियल बहुत रहती हैं, कि हम्म। बंदे का करंट अफेयर्स भी अच्छा है, करंट उसका अवेयरनेस भी अच्छा है, तो ये सब चीजें मैम अच्छा करती हैं आपका टीएटी को एब्सोल्युटली। बनाने में। और जो लास्ट अब जैसे, स्टोरी है टीएटी की, यस मैम, वो तो अपनी लाइफ का जो है, बेस्ट यूज यस करना मैम, चाहिए। जो ब्लैंक स्टोरी है तो उसमें क्या है, वो बोलते हैं कि जस्ट इमेजिन एनी ऑफ द पिक्चर एंड राइट अ स्टोरी। अब इमेजिन आप वो करोगे जो आपने कभी किया हो, या फिर जो आप करना चाहते हो। तो जनरली एक मेरा जो मानना है, जो ब्लैंक स्टोरी में मैं जो जनरली लिखता हूँ, जो मेरा बेस्ट मोमेंट रहा है अभी तक का लाइफ का, या मेरा जो बेस्ट अचीवमेंट रहा रहता है, और जो रिसेंट भी हो, और जो मेरे पीआईक्यू में दिख भी रहा हो, बिल्कुल। पीआईक्यू में भी हो वो मेरा, और मेरा बेस्ट बेस्ट अचीवमेंट भी हो, और उसमें मैंने क्या क्या एफर्ट डाले थे वो भी हो। तो इन तीनों को जोड़ के मैं कोई एक अपनी वो लिख देता हूँ ब्लैंक स्टोरी। तो वो मेरे पीआईक्यू से भी रिलेट करती है, और सारी चीजें उससे रिलेट हो जाती हैं, तो वहां पे एक अच्छी स्टोरी बन के आ जाती है। तो ब्लैंक में यही करना चाहिए कि आप अपने लाइफ का जो बेस्ट पार्ट हो, बेस्ट जो मोमेंट हो, या बेस्ट इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो वो लिखो, क्योंकि उसमें एक्शंस भी बहुत होते हैं। बिल्कुल यार। आपने अपने कॉलेज में कभी किसी चीज में पार्ट लिया है, उसमें आपने कैसे अपनी टीम को मोटिवेट किया, अगर ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छा है, तो वो सब भी लिख सकते हो आप। राइट तो मैम। ये लिखना होता है। जी। इन द सेम वे, व्हाट अबाउट WAT, SRT एंड SD? यस मैम। इनके रिगार्डिंग आपके सजेशंस क्या रहेंगे? लाइक मैम WAT इज, उसमें 60 वर्ड्स आते हैं, 15, एक तो टाइम प्रेशर है हर चीज में मैम। एसएसबी में पूरा सिर्फ है टाइम का, कि आप हम्म। टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो, टाइम का क्या उसका वो है इम्पोर्टेंस। मैम हम्म। 15 सेकंड मिलता है एक वर्ड को देखने के लिए, और फिर उस पर लिखना भी है, दूसरा 15 सेकंड में आ भी जाएगा वर्ड। हाँ हाँ। तो मैम इसमें मेरा क्या था कि, और कुछ, अब मैं जैसे मैम सिर्फ WAT का फुल फॉर्म क्या है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। हम्म। एक वर्ड का एसोसिएशन बनाना जो उसमें जो दिखाया हुआ वर्ड हो वो भी इंक्लूजन इंक्लूड हो। तो एक सेंटेंस बनाना है, बट सेंटेंस की एक रिक्वायरमेंट भी तो होगी, कि हम्म। भाई साइकोलॉजिस्ट क्या चाहता है उस वर्ड से, हम्म। वो मेरी थिंकिंग जानना चाहता है या किसी और की नहीं। तो उसमें क्या है मैम, तो कोई भी वर्ड दिया है तो उसमें आपकी कोई क्वालिटी दिख रही है, या आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये देखना चाह रहा है साइकोलॉजिस्ट, और आपकी थिंकिंग देखना चाह रहा है। तो कोई भी वर्ड है, लाइक ऑनेस्टी है, अब मैं लिख दूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये इसमें मेरा क्या दिखाई, इसमें शो हुआ, कुछ नहीं दिखाई दिया। हम्म। इसमें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया हो। तो बिल्कुल। ऑनेस्टी से रिलेटेड तुम क्या सोचते हो और तुम्हारे बारे में क्या बताता है, हम्म। वो लिखना होता है मैम। तो हम्म। जनरली जो आपके सेंटेंस स्टार्ट हैं, लगभग 60 सेंटेंस आपको बनाने पड़ते हैं 60 वर्ड्स पे। राइट। तो उसमें आप अपनी क्वालिटीज कैसे दिखा पाओगे, आप क्या सोचते हो वो दिखाना है, ये नहीं कि दूसरा क्या सोचता है, कि आपने एक सेइंग लिख दी या फिर इडियम फ्रेज लिख दिया, ऐसा कुछ ये सब नहीं करना होता है मैम। एक अपना सेंटेंस लिखना होता है। हम्म। कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी आते हैं, लाइक डाउरी आ गया मैम। तो राइट। कुछ जो नेगेटिव मेन होता है, नेगेटिव वर्ड्स पे फोकस करना। पॉजिटिव वर्ड जनरली सभी बना देते हैं, फिटनेस आ गया, रनिंग इंक्रीजेज योर फिटनेस, सब भी बना देंगे कि भाई रनिंग मैं करता भी हूँ तो उससे फिटनेस बढ़ती है, तो ये बना देंगे। बट डाउरी, यार अब मैं क्या लिखूंगी, आई टेक डाउरी, ये तो हम्म। लिख नहीं सकते ना, या डाउरी
क्या है। तो डाउरी एक इवल थिंग है सोसाइटी के लिए, तो इसको राइट। कैसे काउंटर कर सकते हैं, लाइक एजुकेशन रिमूव्स द डाउरी और एजुकेट्स पीपल टू नॉट टू टेक डाउरी। तो ऐसे कुछ सेंटेंस बनाएं कि जिससे उसको पता पड़े कि मैं ये सोचता हूँ। तो हम्म। नेगेटिव वर्ड्स को हम ऐसे काउंटर कर सकते हैं कि उसका ओवरकम क्या है, उसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो नेगेटिव वर्ड्स ऐसे कर सकते हैं मैम उसमें। तो हम्म। WAT मैम यहाँ से खत्म हो जाता है लगभग 60 मेन मैम प्रैक्टिस है WAT की। अगर आप लगभग, क्योंकि सेट्स भी हैं ही, जो WAT के जो सेट्स हैं या फिर जो आजकल बहुत से जो साइट्स हैं, ऑनलाइन साइट्स हैं, तो वहां पे कोई भी 60 70 100 वर्ड हैं उनका, आप ले लो, उन पे सेंटेंस बना के देख लो, फिर चेक कर लो कि इसमें कुछ अच्छा निकल रहा है। तो राइट। मेन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो टाइम बाउंड में आप कर लोगे, उसमें इतना कोई इशू नहीं है। बट हम्म। यही बस ध्यान में यही रखना है, कोई नेगेटिव वर्ड का नेगेटिव उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, और अपना लिखना है। कहीं राइट। से चीट नहीं करना है, या कोई कोई ऐसा डेटा फिगर नहीं देना है कि जो ऑफिशियल है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं लिखना है कि सन राइजेज इन द ईस्ट सेट इन द वेस्ट, तो ऐसा कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये सबको ही पता है, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं निकल के आ रहा है। हम्म। तुमको अपने बारे में बताना है, तो उसके लिए आपको करना होता है। हम्म। और मैम सेम, अब WAT के बाद होता है SRT। राइट। SRT मैम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो अभी तक फील हुआ है उसमें मैम, जो साइकोलॉजी टेस्ट है, तो हम्म। साइकोलॉजी टेस्ट में मैम एक TAT और एक SRT राइट। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम्म। क्योंकि कई बार मैम SRT आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं और कॉन्फ्रेंस में भी पूछ लेते हैं, और मेरे से पूछा भी गया है। ओके। और मेरे से वही SRT पूछा गया है जो मैंने SRT में उसके आंसर थोड़ा सा ठीक नहीं दिया था, ठीक इन द सेंस उसमें अपने प्रॉपर एक्शंस इंक्लूड नहीं किए थे। SRT में क्या है, जनरली आपको अपने एक्शंस दिखाने हैं। हम्म। TAT में आपको एक्शंस दिखा के एक थीम कंप्लीट करनी है, हाँ। और SRT में आपको वो सिचुएशन खुद से दे देंगे, थीम वो खुद से दे देंगे, अब आपको एक्शंस दिखाने हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। हम्म। तो जनरली SRT का मैम लिखने का एक तरीका होता है कि आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, जिससे मैम हो कॉमा। पाए आपकी ज्यादा से ज्यादा SRT। हम्म। तो एक पैटर्न है कि कॉमा लगा के एक वर्ड उसके एक्शंस लिख दो बस। कोई ऐसा ग्रामेटिकल एरर नहीं दिखता है उसमें, बस आपके एक्शंस दिखता है। तो मैं, राइट। मेरा तो ऐसा है कि SRT क्या डिमांड कर रही है मैं उस पर लिखता हूँ। कुछ SRT ऐसी होती है जिसमें आपको सेंटेंस लिखना ही पड़ जाता है, कि आपको एक या दो लाइन लिखनी ही है तभी वो कंप्लीट हो पा रही है। और कुछ ऐसा है जिनमें सिर्फ अगर दो वर्ड भी लिख दिया तो भी चलेगा। ओके। तो मैं सेंटेंस भी लिख देता हूँ और वर्ड्स भी लिख देता हूँ। वो वेरी करता है कि SRT पूछी कैसे गई है। थोड़ा ऐसा कोई हार्ड एग्जांपल्स एंड के साथ फास्ट रूल डिस्कस नहीं। करते हैं। यस मैम, तब एक आधा कोई वही मैं एग्जांपल बता। हो जाएगा यस मैम। एसआरटी में तो ज्यादा अच्छे से समझ यस मैम। पाएंगे। लाइक एक SRT में मैं ये रियल बता रहा हूँ मैम, जो कि मुझसे फिर बाद में कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया था। हम्म। तो एक SRT थी कि यू यू हैव योर गर्लफ्रेंड हम्म। एंड यू दैट योर गर्लफ्रेंड वांट टू मैरी, हम्म। बट योर पेरेंट्स आर अगेंस्ट योर मैरिज, ओके। देन ही डैश। हम्म। तो मैंने लिख दिया था बस, इसमें क्या ही है, पेरेंट्स ही तो नहीं मान रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, वो भी मुझसे शादी करना चाहती है। तो हम्म। क्या है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो मैंने एक वर्ड लिखा, कन्विंस पेरेंट्स एंड मैरी। ये बस खत्म मेरी SRT। हम्म। बट यहाँ पे उसको ठीक नहीं लगा हो, तो उसने मुझसे बाद में क्रॉस क्वेश्चन किए थे, कॉन्फ्रेंस में किए थे, वो मैं बाद में बताऊंगा कॉन्फ्रेंस स्टेज में। तो मैम ओके। एक तो होगी ये SRT। ठीक है। फिर एक दो SRT ऐसी हो जाती है जिनमें आपको प्रॉपर दिखाना पड़ता है। लाइक ट्रेन वाली SRT जनरली आती है कि हम्म। कोई बंदा है, वो गेट पे खड़ा है और ट्रेन चली अचानक तो वो गिर पड़ा। तो हम्म। इसमें आपको अपने प्रॉपर एक्शंस दिखाने पड़ेंगे, तो इसमें आपको सेंटेंस भी लग सकता है आपको लिखने में, एक दो वर्ड में काम ही चलेगा। लाइक पहले, अगर ट्रेन चल रही है और वो गिर पड़ा, तो पहला स्टेप है हमारा एक्शंस दिखाने हैं कि स्टॉप ट्रेन बाय पुलिंग चेन। पहला राइट। ये हो गया। दूसरा, फिर उसके पास जाएंगे और देखेंगे उसको कुछ दिक्कत तो नहीं है, हम्म। उसका वेलबींग पूछेंगे। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, उसको फर्स्ट एड देंगे, हम्म। क्योंकि अगर वो नीचे गिरा उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चोट लगी होगी, जरूरी नहीं है कोई ग्रेव इंजरी हो, बट कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो उसको हम्म। जो भी फर्स्ट एड होगा वो दे देंगे, और अच्छा। फिर उसको ट्रेन में वापस चढ़ाएंगे, और वापस फिर ट्रेन चली जाएगी। तो हम्म। इसमें मैम एक दो से दो लाइन तक लिखना पड़ जाता है, क्योंकि हम्म। ये एक वर्ड में कंप्लीट तो नहीं हो रही है। ओके। तो मैम जैसे मैंने आपको दोनों एग्जांपल दिए, तो इसमें सेंटेंस भी, मैंने SRT में सेंटेंस भी लिखा है और एक दो वर्ड भी लिखे हैं। तो हम्म। ऐसा है मैम। ओके। जैसे वर्ड्स में एक दो और आ जाती हैं कि आपके पास पैसे नहीं है और कोई इंपॉर्टेंट काम है, कुछ हम्म। नहीं है, बोरो मनी फ्रॉम फैमिली और फ्रेंड, जो भी आपको ठीक लगा, और अपना काम किया, रिटर्न मनी, खत्म। तीन वर्ड लिखना है, बोरो, हम्म। डन योर वर्क, कंप्लीटेड योर वर्क, और रिटर्न मनी ऑन टाइम, खत्म। ओके। ये भी हो गया, और बाकी फिर सेंटेंस भी बना सकते हैं किसी, कोई अगर बड़ी SRT है तो राइट। उस राइट। पर ये भी करना है मैम। एक और चीज प्रभाव मेरे को लगता है कि जो एसआरटीज का कई बार क्या होता है कि
टाइम की इतनी कमी लगती है, हमें कहा एसआरटी स्किप कर देते हैं, तो उस चीज यस को मैम। थोड़ा अवॉइड करना है। उससे एक इंप्रेशन ये यस बनता मैम। है कि आपको सिचुएशन के एसोसिएट में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या आप उस यस मैम। सिचुएशन के कैपेबल नहीं हो कि आप उसको हैंडल कर सको। तो चाहे वो डब्ल्यू बिल्कुल। हो चाहे वो एसआरटी हो, ऑलवेज ट्राई कि आप पूरे सीक्वेंस में उनको कंप्लीट करते जा रहे हैं। एंड एसडी को पहले यस मैम। प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत पहले टाइम से पहले उसको फिनिश करके आप अपनी यस मैम। एसआरटीज एंड डब्ल्यू को फिनिश कर सकते हो, कि चीजें किस फिनिश। तरह से कोई अगर रह गया है तो उसको आप डेफिनेटली कवर अप कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट, जैसे आपने टीएटी के रिगार्डिंग कहा, एक्शंस और ये सब चीजें बहुत जरूरी है कि किस तरह के आप एक्शंस डाल रहे हो। तो जिस तरह की पिक्चर दिख रही है, अगर आपको कोई एनसीसी कैडेट दिख रहा है तो उसके रूल्स एंड किस तरह की एनसीसी के कैडेट किस तरह की चीजें करते हैं, किस तरह के कैंप्स होते हैं, थोड़ा सा उन चीजों को रिगार्डिंग अवेयरनेस होनी चाहिए। या किसी भी तरह का आपको कोई भी पिक्चर दिख रहा है, पानी में कोई डूब रहा है, तो किस तरह के सर्टेन वेज हैं जिस तरीके से आप बचा सकते हो, या आग लग गई है, फायर ब्रिगेड, हर तरह से किसी भी इवेंट के एसोसिएट में उनके प्रिकॉशंस लेने के प्रोसीजर के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड यस नेवर, मैम। आई मीन आई वुड जस्ट से कि टू अवॉइड द एंडिंग ऑफ द story whatever you're writing in, please make it neutral. That is यस what मैम। I mean. Don't have that मैम। fancy कि यस मैम। सीधा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, डोंट आस्क नोबेल प्राइज तक मैम मिलता है ऐसा कैंडिडेट्स तो नहीं होता मैम, वही मैंने को। अपनी पहली स्टोरी में बताया था कि अपना कंट्रीब्यूशन देना है राइट। उस थीम को कंप्लीट करने में, अपने बारे में ब्रैग नहीं करना है, बूस्ट नहीं करना है। हम्म। व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग दैट एम, बस इतना बताना है। बिल्कुल। और बाद में आपकी टीम ने वो काम किया तो अपनी टीम के लिए थैंकफुल भी होना है। तो बिल्कुल। ये चीज भी शो करने की वी आर थैंकफुल फॉर दिस, और ये सब तो एक दो वर्ड सेटिस्फैक्ट्री, थैंकफुल ये तो लिख लो कि भाई ये तो एंड में जाके लिखना है कि वी वर सेटिस्फाइड विद आवर वर्क। तो हम्म। ये एंडिंग अच्छा बना देता है, आपका बोस्ट भी नहीं होता है, आपके अपने बारे में ब्रैग भी नहीं करते हो, और एक हाँ। हैप्पी एंडिंग हो जाती है उस समय। एग्जैक्टली। दैट और इज। एसआरटी वगैरह मैम जनरली कोई बहुत कम होते हैं जो 60 की 60 सॉल्व करते हैं। हम्म। जैसे मैंने तो आज तक कभी 60 की नहीं, इवन 50 भी क्रॉस नहीं किया। हम्म। मेरा हाईएस्ट एसआरटी है 45, ओके। 42 to 45। हम्म। और बीच में नहीं छोड़ना मैम। बीच में क्या है कि अगर मैंने कोई एसआरटी पढ़ी है तो उससे हम्म। ये एसेसर को ये लगता है कि ये यहाँ पे ब्लैंक हो गया है पूरा, इसके हम्म। दिमाग में अब कुछ नहीं है, इस अगर इस सिचुएशन में इसको डाल दिया जाए। और हम्म। जनरली जो एसआरटीज होती है मैम वो रियल लाइफ से ही होती हैं, हाँ कि हाँ। तुम्हारे पास पैसे कम पड़ गए, ट्रेन में जा रहे हो, टिकट नहीं है, ये सब तो वो जनरली एसआरटीज ही होती हैं। वो हम्म। लाइफ में आप कभी ना कभी फेस करते ही हो। तो बिल्कुल। उसमें आपके एक्शंस क्या है, वो जनरली आप, अगर आपने कोई चीज स्टार्ट की है तो उसको जहां तक आप कर पा रहे हो वहां तक करो, उसके बाद छोड़ दो। बिल्कुल। लाइक अगर आप एसआरटीज कर रहे हो तो बीच में मत छोड़ो, चाहे वो डब्ल्यूएटी करो, तो अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो हम्म। उसमें लिख सकते हो कि यार डोंट नो मीनिंग, या कुछ भी, जैसा कोई टफ वर्ड होता है जनरली हमको नहीं आता मीनिंग, हाँ। तो उसमें आप लिख सकते हो कि डोंट नो मीनिंग फॉर दिस वर्ड, या फिर ऐसा कुछ लिख सकते हो। बट छोड़ना इज नॉट, मतलब अलाउड तो होते ही है, आप कुछ भी कर दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ। सजेस्ट नहीं करेंगे कि यार उसको छोड़ो, छोड़ो तो एक गलत इंपैक्ट तो मैम जाता है, डेफिनेटली जाता है। और एब्सोल्युटली। बीच में भी, वो भी फौज में, कोई हम्म। भी काम फौज में रुकता नहीं है। हम्म। फौज में एक कहावत है कि फौज में कोई भी काम नहीं रुकता है, तो कोई हम्म। काम रुकेगा नहीं। हम्म। वहां तक नहीं पहुंच पाए हो तो ठीक है, बट वहां तक पहुंचने के लिए जितने भी अटेम्प्ट मार सकते हो आपको मारना पड़ेगा। बिल्कुल। राइट तो प्रभा। मैम ये तो करना पड़ेगा। जैसे हमने बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया, पर्सनल इंटरव्यू काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहाँ यस पे मैम। जब वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन होती है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स नर्वस हो जाते हैं, स्पेशली अगर कोई पहली बार जा रहा है। यू हैव यस एक्सपीरियंस मैम। अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 कॉन्फ्रेंसेज एंड इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन एंड अदर थिंग्स। तो कहीं ना कहीं जो पर्सनल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह का पर्सनल इंटरव्यू रहा है अब तक, एंड किस तरह की यूनिक क्वेश्चंस आपसे पूछे और आपने कैसे हैंडल किया यस उन्हें? मैम। यस मैम। लाइक मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पीआईक्यू से ही पूछेगा वो। और हम्म। प्लस इंटरव्यू का मैम एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, जनरली हर इंटरव्यू में होते हैं। तो हम्म। मैम एसएसबी में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस वो ये हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ पूछेगा जो कि पीआईक्यू से रहेगा। हाँ। प्लस डिफेंस नॉलेज पूछेगा, जो कि क्योंकि आप इतने पैशनेट हो तो अपने फोर्सेस के बारे में जरूर जानना चाहिए, आप राइट। जिस भी फोर्स में जा रहे हो तो हम्म। उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। प्लस करंट अफेयर्स। राइट। और थोड़ा बहुत अगर वो चाह रहा है, जनरली रिटन एंट्रीज में वो नहीं करते हैं, क्योंकि रिटन एंट्रीज में आप ऑलरेडी रिटन क्लियर करके जाते हो, तो वो हम्म। आपसे ये मैथमेटिक्स वगैरह नहीं पूछते हैं। हम्म। बट कई बार वो आपसे कैलकुलेशन, छोटी मोटी कैलकुलेशन पूछ लेते हैं, तो जनरली यही चार चीजें जो वो पूछते हैं। ओके। और मेन जो उनका फोकस एरिया होता है वो आपका पर्सनल होता है। एक हम्म। बार को आप करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन नहीं बताओगे या डिफेंस का एक क्वेश्चन नहीं बताओगे तो चल जाएगा। बट हम्म। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आपने वो नहीं बताया तो मैम तब नहीं चल पाएगा। एब्सोल्युटली। क्योंकि पीआईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दी होल एसएसबी, राइट। तो वो तो जानना पड़ेगा। हम्म। लेकिन पीआईक्यू में भी वो क्या पूछेगा, उसमें भी मैम कुछ नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। लाइक पहले वो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में जाएगा, और वो
आठ आठ दस दस के क्वेश्चन के सेट में पूछते हैं एक बार में, लाइक CIQs बोलते हैं जिनको हम, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं। लाइक स्टार्ट करें दैट एस्टर विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 10th, फिर 12th, उसके बाद हॉबीज इंटरेस्ट भी आ जाएगा, फ्रेंड्स भी आ जाएंगे उसमें आपके, फिर क्या एक्टिविटीज की हैं को करिकुलर, और ये आपके स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये सब आपने क्या किया है, टीचर्स कौन से लाइक करते हो, डोंट लाइक टीचर्स, क्यों, उनके रीजन क्या है, व्हाट हु ऑल आर योर बेस्ट फ्रेंड एंड हु व्हाई दे आर योर बेस्ट फ्रेंड। तो ये 8 से 10 से 12 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ देते हैं स्टार्टिंग में ही। और मेरा तो पहला, जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया तो मुझे याद है कि मेरा पहला ही CIQ था, और कुछ नहीं पूछा कहाँ से आए हो क्या आए हो। बट आजकल तो मैम क्या है, जैसे मैं अपने लास्ट एसएसबी जा रहा हूँ तो पहले इंटरव्यू ऑप्शन आपको कंफर्टेबल करा देता है नॉर्मली, और क्या खाया क्या पिया कैसा था जर्नी, ये सब नॉर्मल करा देता है। बट जब मैंने अपना पहला गुवाहाटी में दिया था, Okay. डेप्टी प्रेसिडेंट ने मेरा इंटरव्यू लिया था, Mm-hmm. तो उन्होंने, मैं एंटर हुआ हूँ और पहला यही स्टार्ट किया कि स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th, और पूरा उन्होंने अपनी एक रामायण सी पढ़ दी। तो Mm-hmm. क्या था ये। तो Mm-hmm. अब मैं तो मैम पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ, पहली बार स्क्रीनिंग इन हुआ हूं, मैं तो बस नहा धो के अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के जा रहा हूँ पहली बार इंटरव्यू दो, मैंने तो कभी देखा भी नहीं, इवन मैंने तब तो कोचिंग भी नहीं ली थी। Mm-hmm. तो फिर क्या हुआ मैम, वो पूछा, इतने सारे क्वेश्चन है, मुझे सिर्फ 10th 12th याद रहा, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन तक पहुंचा हूँ, उसके बाद फिर सारा भूल गया कि और भी कुछ बताना है। Mm-hmm. और फिर एंड में जाके वही बोल दिया कि ये टीचर्स मेरे को पसंद है, तो बोल रहे प्रभव यू हैव आंसर्ड ऑल दी क्वेश्चंस। Uh-huh. मैंने कहा सर जितना मुझे याद था मैंने आंसर कर दिया है। उन्होंने कहा Okay. ओके ओके ठीक है, तो उसने उन्होंने रिपीट भी नहीं किए Mm-hmm. क्वेश्चंस। फिर मैं समझ गया कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Mm-hmm. फिर उन्होंने एक और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जो कि मेरे पर्सनल लाइफ के मतलब फैमिली के बारे में था, उसमें Right. भी मैंने एक दो क्वेश्चन आंसर किए, फिर मैं भूल गया। फिर Mm-hmm. जब मैं वहां से लौटा तो मैंने लिखा अपना SSB के बारे में, ये गलतियां थी, ये गलतियां थी। फिर Mm-hmm. मैंने जब 3 4 कॉन्फ्रेंसेस देख ली, फिर मुझे ये क्वेश्चंस बड़े आसानी से आने लगे, क्योंकि वो फिर याद होने लगे कि ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। और बिल्कुल। फिर मैं मैंने टेक्निक और बना ली थी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो किसी चीज की या बार बार देते हो ना, तो कुछ चीजें आप खुद से भी सीख जाते हो। ओके। तो मैंने एक चीज याद की, सीखी जो अपने 3 4 कॉन्फ्रेंस से, कि अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर लो कितने क्वेश्चन थे, कौन कौन से थे ये तो याद नहीं कर पाओ, कितने क्वेश्चन थे ये याद कर लो। हम्म। तो जैसे मैंने, उन्होंने 10 चीजें पूछी तो मैंने 10 तक अपना फिंगर टिप्स पे काउंट कर लिया कि ये है, हम्म। कि ये 10 चीजें पूछी। फिर जब मैंने उनको बताता जा रहा हूँ तो एक एक रिड्यूस भी करता जा रहा हूँ। फिर हम्म। जब एंड में लगता है कि अब मैंने सारा कुछ बोल दिया है, फिर लगता है यार एक दो कुछ बच रहा है, फिर मैं हम्म। दोबारा से उसको रिवाइज करूंगा अपने दिमाग में। वो बोलेगा कि तुमने आंसर कर दिया, मैंने कहा सर आई एम थिंकिंग दैट आई हैव स्किप्ड 1 or 2 क्वेश्चंस। हम्म। बोला याद करो कौन से किया है। तो हम्म। कभी कभार तो याद करते हैं तो वो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अच्छा। भाई हाँ ये छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि फिंगर टिप से बचे हैं ऑलरेडी 2 क्वेश्चंस आपके। राइट। तो वो याद आ गया, मैं बोल दूं सर याद तो नहीं आ रहा बट आई एम श्योर दैट आई हैव नॉट आंसर 2 क्वेश्चंस, तो वो 2 क्वेश्चंस वो रिपीट कर देते हैं अगर उनको पूछना होगा तो वो हम्म। रिपीट कर देते हैं मैम। या। तो ये है। हम्म। पर्सनल तो मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फ्रेंड्स, हम्म। फ्रेंड्स हो गया और आपकी क्वालिटीज हो गई, और फ्रेंड्स की क्वालिटीज हो गई, आपके पेरेंट्स की क्वालिटीज हो गई, इन पे तो बहुत ज्यादा ही ग्रिल करते हैं वो लोग, क्योंकि आप SD में भी ये चारों चीजें लिख के आ रहे हो, आप अपने बिल्कुल। बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, टीचर्स के बारे में। तो मैम हम्म। क्वालिटीज तो बहुत इंपॉर्टेंस है कि आपकी क्या क्वालिटीज, और जनरली मैम SSB में यही है, हम्म। जितना आप अपने बारे में जानोगे उतना ईजी होता जाएगा आपके लिए SSB। हम्म। तो मैम ये चीजें अगर आपने कर ली, पर्सनल इंटरव्यू पे बहुत ज्यादा ग्रिल किया जाता है आपको, पर्सनल क्वालिटीज पे और अपनी पर्सनल लाइफ पे। तो हम्म। मैम ये चलता है, बाकी 4 चीजें मैंने बताई हैं आपको कि आपका पर्सनल इंटरव्यू, तो पर्सनल इंटरव्यू में 4 चीजें चलेंगी लगभग, जो आपका पर्सनल है वो, प्लस डिफेंस नॉलेज, प्लस करंट अफेयर्स, और प्लस छोटा मोटा कैलकुलेशन। और राइट। हाँ, अगर उसको कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा तो SRTs भी पूछते हैं, लाइक कॉन्फ्रेंस में भी पूछते हैं और इंटरव्यू में भी पूछते हैं। तो हम्म। मुझसे कॉन्फ्रेंस में SRT पूछी गई थी जब मेरा पहला रिकमेंडेशन था। तो हम्म। ये था मैम। और कुछ बंदों से जो ऐसे मैंने सुना है जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनसे कैलकुलेशन भी पूछा है, बट मुझसे नहीं पूछा, एक भी बार। GTO वगैरह ने 1 2 बार कैलकुलेशन पूछा है, लास्ट टाइम ही पूछा था। हम्म। और यही सब है पर्सनल इंटरव्यू का। मैं पर्सनल इंटरव्यू में जितना आप अपने बारे में जानोगे उतना ईजी हो जाएगा। राइट प्रभाव। यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो मैं ऐड करना चाहूंगी। स्टार्टिंग विद द मोमेंट यू एंटर द रूम हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। स्माइल यस करने से मैम। थोड़ा सा नर्वसनेस कम हो जाती है और एक कॉन्फिडेंस रेडिएट होता है। एंड किस तरह से आप कंफर्टेबली आराम से बैठे हैं एंड किस तरह से पोस्चर में आप बैठ रहे हैं, बी कंफर्टेबल। कई बार हम इस तरह यस मैम। का सिटिंग ले लेते हैं जिसमें हम थोड़ा ज्यादा झुक के आगे बैठे हुए हैं या हम ज्यादा पीछे रिलैक्स हैं। हैव अ कंफर्टेबल सिट। एंड यस मैम। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, कितनी वॉइस मॉड्यूलेशन या कितने पेस पे आप बात कर रहे हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं एंड आई रियली विश कि आप जो अटायर डाल रहे हैं, वियर द बेस्ट आउटफिट व्हाट यू हैव ऑन द इंटरव्यू टाइम। यस मैम। बिकॉज जिस तरह से आपका अपीयरेंस होगा, प्रॉपर हेयर कट, प्रॉपर शेव्ड,
वॉट एवर यू प्रेफर, वो उससे काफी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर पे, एंड वो थोड़ा सा एक इंप्रेशन तो जाता ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई यस चीज मैम। नहीं आती है, चीजों को बीटिंग अराउंड द बुश, इट्स बेटर टू डायरेक्टली से नो कि आपको उस यस चीज के मैम। बारे में अवेयरनेस नहीं है, और यू विल गो एंड चेक इट आउट। तो इस तरह की चीजें भी आप बोल सकते हैं। एंड एज यू सेड, एनी फर्म यू वांट टू ज्वाइन, एनी ऑर्गेनाइजेशन यू वांट टू ज्वाइन, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी, उनके रैंक स्ट्रक्चर्स क्या है, कौन सी वॉर हुई है, कौन से साल में हुई है, इस टाइम पे कौन उसकी हाईएस्ट पोस्ट पे है, उसके एसोसिएट कौन सीडीएस है आज के टाइम पे, किस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई है, ये बहुत छोटी छोटी एलिमेंट्स हैं, या कौन से रिसेंटली रिक्रूटेड शिप्स हैं, या क्या किस तरह के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, या क्या अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, हमारे फॉरेन कंट्री से रिलेशनशिप कैसे हैं। आई मीन, ये कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं मुझे लगता है कि हर कैंडिडेट को पता होना चाहिए। और जिस ट्रेनिंग एकेडमी में आप जा रहे हैं, कितनी मंथ की ट्रेनिंग है, कितना स्टाइफन मिलता है, किस तरह का एनवायरनमेंट है, कितने एकड़ में है, किस तरह का रैंक स्ट्रक्चर आप फ्यूचर में फॉलो करने वाले हो। आई मीन, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट आई रियली एम्फोसाइज ऑन दोज थिंग्स, बिकॉज आप बोल रहे हैं कि यू आर हाईली पैशनेट एंड you don't know about the यस full मैम। aircraft if I ask you if you want to join Air Force. So it really questions your whole journey, आप किस बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं एंड एग्जाम क्लियर हुआ हो, तो यहाँ पे आके बस एसएसबी में अपना लक ट्राई करते हैं। तो इन चीजों के बारे में आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। प्रभाव, कोई ऐसी सिचुएशन आपसे पूछी हो इंटरव्यू के टाइम पे जिसने काफी ट्रिक कर दिया, बिकॉज देयर इज अ सेगमेंट वेयर इन योर ग्रेजुएशन यू हैव स्कोर्ड 61%, एंड यस नॉट मैम। फॉर द परसेंटेज, बट बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इस चीज को ना अपना नेगेटिव फैक्टर मानते हैं कि अरे यार इतनी कम यस मैम। परसेंटेज, मतलब डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, देयर आर पीपल हु फील अंडर कॉन्फिडेंट कि विल आई बी एबल टू बिकम ऑफिसर इन फ्यूचर। एंड यस मैम। जब कॉन्जिक्यूटिवली स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट हो, तो इंसान अपनी विल पावर पे भी ना थोड़ा सा गिव अप करना शुरू करता है। बट आपने पूरी जर्नी में अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखा है। तो यस प्रभाव, मैम। कोई ऐसी सिचुएशन आपसे पूछी हो इंटरव्यू के टाइम पे एंड आपने उसका क्या रिस्पॉन्स दिया, तो मेरे को उसके बारे में भी जानना है। यस मैम। तो एसआरटी में मैम उन्होंने मुझसे पूछा, जैसे एसआरटी उन्होंने पूछा पहले मैम, वो जनरली एक बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं उस एसआरटी के लिए। बोलते ओके। हैं प्रभव, और वो ऐसा बैकग्राउंड होता है जो कि लगता है कि हाँ इन्होंने क्रिएट कर दिया है। बोलते हैं प्रभव, यू आर लुकिंग स्मार्ट एंड यू आर हैंडसम ऑल्सो, सो यू हम्म माइट बी हैविंग गर्लफ्रेंड। उनका हम्म सर, नो सर, आई डोंट हैव एनी गर्लफ्रेंड। हम्म तो बोलते हैं सपोज यू हैव अ गर्लफ्रेंड एंड शी वांट टू मैरी यू, बट योर पेरेंट्स आर नॉट एग्रीइंग एंड दे आर अगेंस्ट योर मैरिज। ओके। तो मैम इस तो व्हाट विल यू डू? तो मैंने कहा हाँ। मैम, सर, इफ माई पेरेंट्स आर नॉट एग्रीइंग टू दिस मैरिज देन आई विल नॉट मैरी। कह हम्म रहा प्रभव, शी इज योर गर्लफ्रेंड यार, शी लव्स यू। हम्म नो मैम, पहले मैंने बोला था कि मैम इफ माई पेरेंट्स आर नॉट एग्रीइंग, तो मैंने वही वाला जो सिंपल शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर कि कन्विंस माई पेरेंट्स एंड मैरी। ओके। तो बोलते हैं प्रभव, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, किसी भी कीमत पे नहीं मान रहे हैं। हम्म तो मैंने कहा देन सर आई विल नॉट मैरी, हम्म बिकॉज बोला यार शी इज योर गर्लफ्रेंड, शी लव्स यू यार, तो यू शुड मैरी हर। मैंने ओके। कहा सर माई पेरेंट्स ऑल्सो लव्स मी हम्म एंड दे आर लविंग मी फ्रॉम लास्ट 23 years, तो हम्म सर आई कैन नॉट मैरी विदाउट देयर परमिशन। हम्म तो फिर बोलते हैं यार कि अगर वो तुमको थ्रेट कर रही है कि दैट शी विल कमिट सुसाइड, हम्म तो देन व्हाट विल यू डू? तो सर मैम देन इसमें मैंने रिस्पॉन्स किया कि मैम अगर, क्योंकि मैम क्रॉस एसआरटी पे वो एसआरटी पूछते जाएंगे जब तक उनको एक सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो फिर बोलते हैं कि वो तुमको थ्रेट कर देगी, वो सुसाइड कर लेगी तुमसे, ये वो। हाँ तो हाँ। मैंने कहा अगर इस केस में तो सर मैं देन आई विल गो टू हर पेरेंट्स एंड टॉक हम्म विथ हिम एंड टेल एवरी सिचुएशन एंड मेक देम अवेयर अबाउट एवरीथिंग एंड टेल हम्म देम दैट इफ एनी मिसहैप हैपेंस देन आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हम्म तो फिर बोलते हैं यार शी इज योर गर्लफ्रेंड, यू आर नॉट मैरिंग, एंड हम्म सपोज शी टेल्स यू दैट शी इज प्रेग्नेंट। हम्म तो मैंने कहा यार ये तो थोड़ा सा और सीरियस होता जा रहा है। ओके। तो फिर मैंने बोला सर शी इज नॉट प्रेग्नेंट। कह हम्म रहा अरे शी इज प्रेग्नेंट। मैंने कहा हम्म सर आई नो माई लिमिट्स विथ माई गर्लफ्रेंड, आई हैव नॉट गॉन एट दैट एक्सटेंट सो ओके। दैट शी गॉट प्रेग्नेंट। तो बोलता है नो नो शी इज प्रेग्नेंट, मैंने चेक करवाया है। हम्म तो फिर बोलता है फिर क्या करोगे, आप शादी करोगे? तो मैंने कहा सर इफ शी इज प्रेग्नेंट देन सर आई विल मैरी। तो हम्म फिर बोलते आप पेरेंट्स से नहीं पूछोगे तुम? हम्म मैंने कहा सर व्हेन आई हैव क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स एंड एट दैट टाइम आई हैव नॉट आस्क्ड माय पेरेंट्स, देन व्हाई वुड आई आस्क नाउ? हम्म तो कह रहा है फिर ठीक है, तो मतलब आप शादी कर लो। मैंने कहा हाँ, इफ शी इज प्रेग्नेंट देन सर आई विल इन्फॉर्म माय पेरेंट्स अबाउट एवरीथिंग एंड देन आई विल मैरी हर। कह रहा अच्छा फिर ठीक है। ओके। तो ये चीजें मैम एसआरटी पे एसआरटी पे पूछते जाते जब तक उनको एक सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिल पाएगा। और हम्म यहीं पे प्रेशर क्रिएट करता है कि आप राइट क्या आपका रिस्पॉन्स है। बेसिकली प्रेशर क्रिएशन होता है इन राइट। सब चीजों में, और कुछ नहीं है। आप उस प्रेशर को हैंडल कर लोगे और क्या सोचते हो उसके बारे में, तो यही सब चीजें हैं।
राइट प्रभाव। आई मीन हमने काफी सारी चीजें इंटरव्यू की रिगार्डिंग डिस्कस करी है, काफी लंबा डिस्कशन चल रहा है, बट यस जीटीओ इज मैम। समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यस आई विल मैम। नॉट स्ट्रेस जीटीओ दैट मच बिकॉज एक वीडियो के अंदर हम सब चीजों को कवर करें वो पॉसिबल नहीं है। बट एनी यस स्पेशल मैम। मेमोरी यू हैव रिगार्डिंग जीटीओ और एनी इंपॉर्टेंट टास्क यू फील लाइक डिस्कसिंग की वो एक ऐसा टास्क है जीटीओ का जो काफी क्रिटिकल है, लोग उसको थोड़ा और सीरियसली परफॉर्म करना चाहिए। यस मैम। मैम जीटीओ में बेसिकली जैसे पता है कि 9 टास्क होते हैं, लगभग 9 टास्क होते हैं उसमें। हम्म। तो सारे टास्क तो उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, हम्म। क्योंकि पहले कुछ हो रहे हैं, बाद में दूसरे दिन कुछ हो रहे हैं। तो मैम जो मैंने ऑब्जर्व किया है तो उसके हिसाब से मैम जो जो जीडी होता है, वो जो फर्स्ट टास्क होता है, हम्म। 2 जीडी हैं, उसके बाद जीपी है। हम्म। तो ये 2 टास्क ऐसे लगते हैं जिसमें बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपकी एक इमेज क्रिएशन हो जाती है, क्योंकि आपका फर्स्ट डे है, फर्स्ट टेस्ट है जीडी। तो राइट। यहाँ पे अगर आप अच्छा कर लेते हो तो आप अपने ग्रुप को ही बता सकते हो कि यार क्या पोटेंशियल है मेरे में, मेरे पास क्या चीजें हैं। राइट। और मैम और उसके बाद फिर एक जब ये रस्सी बल्ली वाले टास्क आ जाते हैं जिसमें पीजीटी है, तो मैम हम्म। जीडी, जीपी, पीजीटी हम्म। और थोड़ा बहुत एचजीटी, और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि लेक्चरेट, और हम्म। थोड़ा बहुत बचा कुचा सीटी, ये 4-5 टेस्ट जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। उसमें भी जीडी और जीपी का तो मैम बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि हम्म। मैम जीडी में आप अपने ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हो। हम्म। आप अपने ग्रुप को कैसे आगे बढ़ाना है, किस पॉइंट पे आगे बढ़ाना है, ये हम्म। भी है। क्योंकि मैम जीडी का पहला स्टेज यही होता है कि टॉपिक्स चूज होता है मैम। जैसे बिल्कुल। जो पहला जीडी होता है उसमें 2 टॉपिक देते हैं असेसर, और उसमें हम्म। बोलते हैं कि एक चूज करो। अब राइट। एक आपको मैम, मेरा जो मानना है, हो सकता है कि आपने दोनों अच्छे पढ़ा हो, एक जो हम्म। टफ वाला है उसके आपके पास ज्यादा अच्छे पॉइंट्स हो, बट हो सकता है बट आपके ग्रुप को ना पता हो उसके बारे में। तो बिल्कुल। जनरली आप वो टॉपिक चूज करवाओ अपने ग्रुप में, आप टॉपिक चूज में सिलेक्शन में अपनी हेल्प दो ग्रुप को, कि हाँ हाँ। ये टॉपिक चूज कर लो जिससे कि सारे लोग बोल पाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं बोल पाऊँ, क्योंकि इट्स अ राइट। ग्रुप टास्क। बिल्कुल। जीटीओ में है ही वो कि आप अपने ग्रुप को कैसे लीड कर रहे हो, ग्रुप को कैसे आगे बढ़ा रहे हो। हम्म। तो जनरली मैम टॉपिक डिसीजन में ही हो जाता है कि हाँ कैसा बंदे का अप्रोच है। अप्रोच है तो बिल्कुल। वो टॉपिक जनरली चूज करना चाहिए हमको जिसमें सारे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हमें खुद ही नहीं बोलना है। इट्स अ ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप टेस्टिंग भी हो रहा है हमारा, और हम्म। ग्रुप में बात करनी है हमको। तो हम वो टॉपिक डिसीजन करेंगे जिसमें सारे बोल पाएंगे, और लगभग वो सभी की सहमति होनी चाहिए उसमें। अगर राइट। आप ऐसा कुछ करो तो लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। बिल्कुल। तो ये पहला स्टेप है मैम जीडी का। हम्म। और उसके बाद मैम जब हमने पॉइंट्स देते हैं, जनरली लोगों को लगता है कि जीडी हो रहा है तो हम बहुत ज्यादा बोल देंगे तो एसएसएफ पे अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ जाएगा और हम रिकमेंड हो जाएंगे। ऐसा हम्म। नहीं होता मैम। मैंने हम्म। जितने भी रिकमेंडेशन दिए हैं अपने जो लास्ट 3 एसएसबी में, जो मेरे रिकमेंडेशन है, मैंने सिर्फ जीडी में 4 से 5 बार बोला है, और ये मोर देन इनफ होता है। बिल्कुल। क्योंकि मैम 10 बंदे होते हैं आपके ग्रुप में, 10 से 12, इतने बिल्कुल। तो होते ही होते हैं आजकल। तो हम्म। इसमें अगर आप 4 से 5 बार भी बोल रहे हो हम्म। तो मैम ये सफिशियंट है, मोर देन इनफ है, क्योंकि और लोगों को भी बोलने देना है, खुद ही नहीं बोलते रहना है। हाँ बट थिंग ये नोट करनी चाहिए कि हमको बोलना क्या है और कब बोलना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ हाँ। पॉइंट्स तो सभी के पास हैं आजकल, सब रट के बैठे हैं, सबको आता है, सब कुछ है। बट हम्म। मेन होता है मैम एसएसबी में टाइमिंग, जीडी में टाइमिंग। आपकी टाइमिंग क्या है? हम्म। आपकी टाइमिंग वो होनी चाहिए जब आप बोल रहे हो तो लोग सुन रहे हो। ऐसा नहीं कि 2 लोग बोल रहे हैं उसमें आप तब अपना तीसरा पॉइंट डाल रहे हो, तो हम्म। वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आप जब बोल रहे हो तो लोग आपको सुने, और हम्म। जब दूसरा बोला है तो आप लोगों को सुने। हम्म। ये चीजें तो होनी चाहिए। बिल्कुल। आपको बस अपॉर्चुनिटी सी करनी है कि आपको कब बोलना स्टार्ट करना है, तो आप लोग आपको सुन पाएंगे। तो जीडीओ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट प्रभाव। और मैम जीपी में इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे जीडी में तो ये हो गया, हम्म। जीडी का तो मेन है आपको कि अपने पॉइंट्स देने हैं और अच्छे टाइम पे देने हैं और लोगों को सुनना है, हम्म। बस ये है। और ग्रुप में एक फ्रेंडली टॉक करना है, बस ये है। बट जीपी में मैम क्या है, जीपी पे एक बहुत क्रूशियल एक्सरसाइज है जीपी, हम्म। पूरे जीटीओ की। क्योंकि मैम 2 चीजें हैं आपके पूरे एसएसबी में जो कि रिटन है। एक है हम्म। आपका साइक टेस्ट, दूसरा है आपका जीपी। राइट। और ये दोनों चीजें आपके प्रिजर्व किए जाते हैं। हम्म। कोई भी काम होता है तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आपने लिख के दिए हैं आपके एसएसबी में, इंटरव्यू में। राइट। बाकी आपने इंटरव्यू में क्या बोल दिया वो ठीक है, इंटरव्यू ने सुन लिया और बस खत्म कर दिया। हम्म। और चीजें हैं वो बस प्रैक्टिकल चल रही हैं, वो बस लाइव चल रही हैं। बट साइकोलॉजिकल टेस्ट और आपका ये जीपी हम्म। रिटन डोजियर हैं आपके, जो कि रखे जाएंगे बाद के लिए भी। बाद में मान लो कोई इंक्वायरी होगी तो वो पढ़े भी जाएंगे उनको कि क्या दिक्कत थी इसमें। तो हम्म। मैम जीपी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैम एसएसबी का। तो ये एक क्रूशियल ये है मैम इसमें कि आपका सॉल्यूशन पूरा होना चाहिए। बिल्कुल।
कई बार हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं, इतना सोच लेते हैं और इंट्रोडक्शन में इतना लिख देते हैं कि हमारी जो बात की सिचुएशंस थी हम उसमें एक्शंस और वो सॉल्व करना भूल ही गए, खत्म ही कर दिया। तो राइट। जीपी में जो सबसे अच्छा होता है मैम, आपको अपना जो नरेटिव दिया जाता है पढ़ने के लिए, जो पेपर मिलता है जिसमें आपकी पूरी सारी कहानी लिखी होती है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या सिचुएशंस आपके पास आई हैं। तो ये उसको पढ़ना बहुत केयरफुली है, क्योंकि हम कुछ चीजों के आंसर उसी में छुपे होते हैं। लाइक जनरली हम डिस्कस करते हैं, अभी जैसे लास्ट एसएसबी में क्या हुआ था कि एक कार खराब हो गई है और एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। वो टी स्टॉल पे एक्सीडेंट, बट हमारी कार खड़ी जो खराब हुई है वो जंक्शन है, कोई एक रोड जंक्शन है, वो वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ओके। तो मैंने ये चीज पढ़ी हुई थी कि ये है, बट मैंने ये लिख भी दिया। बट जीडी में जब उसका भी ग्रुप डिस्कशन जब हो रहा था, तो ओके। कुछ बंदे बोलते हैं कि वो बंदा रोड जंक्शन पे है, उसको वहीं से उठा के हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो मैम वही है ना कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ है, आपने चीजों को ऑब्जर्व कैसे किया है, चीजों को समझा कैसे। तो बिल्कुल। मैंने जब ये चीज बोली कि फ्रेंड्स, दैट इंजर्ड पर्सन वाज एट द रोड जंक्शन, नॉट ओके। ऑन द टी स्टॉल। तो उसी टाइम मैंने तुरंत, मेरे साइड में बैठे थे जीटीओ, उन्होंने तुरंत पेन डाउन से कुछ कुछ ना कुछ तो पेन डाउन किया। अब ओके। चाहे वो मेरा किया या सामने वाले किया पता नहीं। तो ये बिल्कुल। चीज उसकी तब पेन उठी और उसने नोट डाउन किया कि हाँ बंदे ने कुछ तो किया है। और उस नैरेटिव में यही था कि वो इंजर्ड पर्सन वहां पे था, बिल्कुल। टी स्टॉल पे था, वहां पे नहीं था रोड जंक्शन पे। तो ये चीजें मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर लॉजिक देने होते हैं आपको जीपी में, बिल्कुल। क्योंकि लोग आपको तभी मानेंगे और जीटीओ आपको तभी नोटिस करेगा। राइट। क्योंकि एक जीपी के बाद मैम एक ग्रुप सॉल्यूशन भी होता है जिसपे हमको आना होता है। तो आप ग्रुप सॉल्यूशन में आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि सभी ने लिखी होती है, सभी का सॉल्यूशन अच्छा है, आपका भी अच्छा है, बिल्कुल। बट उसको अच्छा और कैसे बनाएंगे, हम अपने लॉजिक देंगे कि ऐसा क्यों है। और एक चीज और मैं जनरली मैंने हर बार देखी है ओके। कि सेट ऑफ सिचुएशंस हमको मिलती हैं, उनको हमको सॉल्व करना होता है। लोग जनरली स्टार्टिंग इस यहाँ से करते हैं, आई थिंक फ्रेंड्स वी शुड प्रायोरिटाइज आवर थिंग्स, फर्स्ट वी विल डू दिस, फर्स्ट देन वी विल डू दिस, देन वी विल डू दिस। ओके। तो मेरा मानना ये है कि जब हमारे पास, हम ग्रुप हैं, जितना भी हम बैठे रहते हैं उतने बंदे हैं हमारे पास, वीडियो बोल देते हैं हम 10 बंदे हैं, तो ओके। हमको प्रायोरिटाइज क्यों करना है चीजों को यार। जब उस समय से हमको स्टार्ट करना है, हम 10 बंदे भी हैं और हमारे पास 5 सिचुएशंस हैं, उनको बोल देते हैं ये पहली प्रॉब्लम ये है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंस की है, इसको ध्यान देते हैं, सारे लोग पहले इसको करते हैं। प्रायोरिटाइज क्यों करना है, हम वो चीजें साइमल्टेनियसली भी तो सॉल्व कर सकते हैं, उनको साइमल्टेनियसली तो टैकल कर सकते हैं बाई डिवाइडिंग आवर ग्रुप इनटू टीम्स, स्मॉल टीम्स। तो एब्सोल्युटली। ये एक चीज भी है मैम कि उनको प्रायोरिटाइज ना करते हुए हम उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे, तो हमारा टाइम भी बचेगा और वो चीजें टैकल भी हो जाएंगी बड़े आसानी से। और वो प्रॉब्लम्स थोड़ी ना है हमारे लिए, वो बोल तुम जनरली लोग बोलते हैं कि दोज आर प्रॉब्लम्स फॉर अस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, आई थिंक वी शुड गिव प्रायोरिटी टू दिस। यार दे आर नॉट प्रॉब्लम्स फॉर अस, फर्स्ट थिंग, बिकॉज फॉर अस दे आर जस्ट सिचुएशंस, नॉर्मल सिचुएशंस। ओके। हमको वो टैकल करना है, हम इतने, हमारे पास इतना बड़ा ग्रुप है, तो हम उसको टीम में डिवीजन करने के बाद बड़े आसानी से सारी चीजें कर सकते हैं। टैकल करने के बाद वहां पे वापस आ सकते हैं और अपने फाइनल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जहां हमको जाना है, क्योंकि फौज में मैंने बताया कोई काम रुकता नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी सिचुएशंस आ जाए मैम, वो खत्म करने के बाद हमको अपने डेस्टिनेशन पे जाना पड़ेगा। जनरली हम वो मिस कर देते हैं जीपी में कि हमको कहाँ जाना था, क्योंकि नरेटिव में होता है उसमें कि कुछ सिचुएशन बीच में डाल दी जाएंगी जिसकी वजह से आप वहां नहीं पहुंच पा रहे होंगे, तो पहले उनको सॉल्व करना है, टैकल करना है, उनके बाद फिर आपको वहां पहुंच जाना है। बिल्कुल। तो हम ये चीज को बड़ा ध्यान में रखना है। जीबी में लॉजिक अच्छे दो, अपना सॉल्यूशन पूरा करो और चीजों को साथ में सॉल्व करने का ट्राई करो, बस यही चीजें हैं मैम। कुछ या चीजें होती हैं जो अपनी ऑब्जर्वेशन की होती है मैम, जैसे ऑब्जर्वेशन लाइक के जो अंदर हिडन रिसोर्सेज भी होते हैं जीपी के अंदर, जो मुझे बार बार यही यही मैम, वही तो मैं बता रहा था कि जैसे आप ऑब्जर्व अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी करोगे वो चीज। लाइक कई बार एक एक बहुत सिली सी सिचुएशंस होती है, जैसे कि कोई एक फार्मर है, उसकी भैंस पॉन्ड में चली गई है और वो आके तुमसे हेल्प मांग रहा है। ठीक है, वो भी हम काम करेंगे, उसको भी हम टैकल करेंगे। बट अगर आपने मैम जनरली, जो गांव वाले होते हैं उन्होंने देखा होता है, क्योंकि मैंने तो देखा हुआ है, मैं जनरली अपने जब विजिट करता हूँ तो मैं चीजें देखता हूँ अपने से कि क्या चीजें हो रही हैं। तो मैंने देखा है पॉन्ड में गाय भैंस खुद से नहाती हैं और वो बंदा बोल रहा है कि वो डूब रही है, कैसे डूब जाएगी यार। एनिमल्स आर दी, वो नेचुरल स्विमर होते हैं, वो भगवान ने उनको ये एबिलिटी दी है कि वो स्विम कर पाते हैं, चाहे वो मैम डॉग हो, चाहे वो काऊ हो, चाहे वो बफेलो, वो नॉर्मली स्विम कर रहे हैं, तो वो नहीं डूबेगी। तो हम उस वक्त ये भी बोल सकते हैं यार कि कुछ बोलते हैं कि
वहां पे भैंस मर जाएगी, वो अच्छी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे। क्यों प्रायोरिटी होनी चाहिए? उसको हमें निकालना है भैंस को, ठीक है निकाल लेंगे, बाद में निकाल लेंगे, कोई हम्म दिक्कत नहीं। उसके लिए हम, अगर हमारे पास आदमी नहीं है तो उसके लिए कोई डेडिकेटेड आदमी नहीं देने हैं, तो पहले हम्म जो मेन काम है वो कर लेंगे। उसको बोल देंगे कि वो भैंस है, पानी में गई आ जाएगी वापस, कोई इतना इशू नहीं है। और राइट बाद में उसको जाके निकाल भी लेंगे, कोई अगर वो नहीं आ पा रही है तो। हम्म तो स्विमर है वो, गाय कैसे डूब जाएगी भैंस पानी में? तालाब में तो डूब ही नहीं सकती, क्योंकि वो नेचुरल स्विमर है, मैंने नहाते हुए देखा है। तो ये राइट चीज अगर आप बोलोगे कि आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय विलेज कि गाय नहीं डूबती है, पानी नहीं डूबती, और वो भैंस नहीं डूबती है पानी में क्योंकि वो नेचुरल स्विमर है, तो ये राइट चीजें भी इम्पेक्ट करती हैं मैम, क्योंकि लॉजिक दे रहे हो आप तो लोग मानेंगे। बिल्कुल प्रभाव। आई थिंक हमने लगभग सब चीज़ों को कवर कर लिया है एंड वी हैव कम टू एन यस एंड मैम। प्रभाव। एंड आई एम श्योर अभी OTA इज वेटिंग फॉर यू एंड यस मैम। डेफिनेटली all the learnings from INA is going to help you in the training there and यस you're मैम। going to make amazing friends. डेफिनेटली घर आके यस थोड़ा मैम। अजीब सा लग रहा होगा बिकॉज एक रिगरस रूटीन के बाद थोड़ा व्हेन यू कम बैक होम तो थोड़ा यस बहुत मैम। शांत शांत सा लगता है. यू आर गेटिंग टाइमिंग, you will must be feeling a lot of boredom at home since you were mentioning बोर्डम yesterday. मैम, अभी लगता है इतना टाइम है, टाइम पास ही नहीं हो रहा है, कहाँ हाँ जा रहा है। और एकेडमी में मैम आपको टाइम पता नहीं पड़ता कि कब स्टार्ट हुआ दिन, कब दिन खत्म हो गया। और बिल्कुल. यहाँ पे तो ऐसा है कि मैम आप टीवी देख ले रहे हो, घर वालों से बात कर ले रहे हो, फोन यूज कर ले रहे हो, सारी चीजें कर ले रहे हो, उसके बाद भी इतना टाइम बचता है कि आप हम्म बोर ही होते रहते हो और कुछ है नहीं है। तो मैम मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी मेरिट आए। मेरिट तो आ ही जाएगी डेफिनेटली, अभी आने वाली है। मतलब अगर मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा हम्म. तो दिसंबर में ज्वाइन करूंगा, अगर मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा तो मार्च में ज्वाइनिंग होगी उसकी। Prabhav, यस मैम। thank you so much for your time. And indeed, it was a very wonderful conversation क्योंकि मेरे को लगता है कि मैंने बहुत आईने के बारे में जाना है आपसे बात यस करके मैम। कि किस तरह की ट्रेनिंग होती है. बिकॉज OT के रिगार्डिंग तो मैंने वीडियोस करे तो मुझे अंदाजा है, पर आईने ट्रेनिंग वाज समथिंग वेरी फ्रेश फॉर मी. And you यस having मैम। really somebody who have really discussed everything in detail and you have given your time. I'm really grateful for यस मैम। that and wish you all the very best, all the blessings for the journey ahead and definitely you're going to become a very wonderful officer. आपने यस सेल्फ रगड़ा बहुत दिया है अपने आप को. So yeah, thank you so much for joining me, Prabha. यस मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, वंस अगेन मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। और Yeah. मैम जो भी मैंने चीजें, मैम आपके प्लेटफॉर्म से भी मैंने बहुत सी चीजें सीखी हैं, लाइक नंबर ऑफ इंटरव्यूज भी देखे हैं मैंने। और फिर उसके बाद जो असिस्टर्स हैं, हाँ हाँ. स्पेशली लाइक एक प्रेसिडेंट सर हैं इलाहाबाद वाले, एक वो ग्रुप कैप्टन हैं, हम्म. और ये कमांडर हैं। तो इन लोगों के आपके पास जो इंटरव्यू के वीडियोज हैं, तो उन्होंने बहुत हेल्प की मैम। लाइक GTO हैं। तो इन सब चीज़ों से मैम सीखने को मिलता है कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि हमने तो कभी बात की नहीं किसी एसेसर से। बिल्कुल. आपका एक प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू हमको जानने को मिलता है कि एसेसर्स क्या चाह रहे हैं, एसेसर्स की डिमांड क्या है, तो वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और मैम ये वीडियोज बहुत हेल्प करती हैं हम जैसे कैंडिडेट्स को, जो कभी कैंडिडेट्स हुआ करते थे फिर हम लोग कैडेट्स हो जाते हैं। तो उस कैंडिडेट से कैडेट की जर्नी में मैम आपके प्लेटफॉर्म का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है मैम। That's so sweet of you, Prabha. Highly grateful. Thank you so much. यस मैम। थैंक यू मैम।